बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर जिशान भट्टी है और कोड विद डॉक्टर जिशान भट्टी में खुशामदीद। आज हम एंड्रॉयड के ऊपर बात करते हुए एक छोटा सा क्रैश कोर्स बनाते हैं जिससे कुछ एज अ रिवीजन, अगर आपको ऑलरेडी एंड्रॉयड आता है तो एज अ रिवीजन से और अगर आप फर्स्ट टाइम एंड्रॉयड पढ़ रहे हैं तो एज अ न्यू इनटेक बेस्ड एक शॉर्ट कोर्स को होगा, ताकि आप क्विकली एंड्रॉयड के कुछ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स को इजीली समझ सकें। छोटा सा क्रैश कोर्स होगा, बहुत ज्यादा हम इसकी डिटेल्स में नहीं जाएंगे, तफसील में जाएंगे। मेरी हर टॉपिक के ऊपर बहुत सारी ऑलरेडी वीडियोस मौजूद हैं। ये एक एज अ रिफ्रेशर एक बेसिक क्रैश कोर्स है, ताकि हमें कुछ चीजें समझ में भी आ जाए कि यार एंड्रॉइड काम कैसे कर रहा है, उसके क्या बेसिक फंडामेंटल्स हैं, क्या बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, और उसको यूज करते हुए हमें ऐप्स कैसे बनाए, क्या जब हम और ऐप बनाने बैठते हैं तो एंड्रॉइड स्टूडियो के हवाले से क्या टेक्निकल चीजें हैं। तो इसमें हम एक्चुअली ऐप के बनाने का मेजर कॉन्सेप्ट नहीं जाएंगे, हम एंड्रॉइड स्टूडियो के जाविये के हिसाब से देखेंगे यार क्या क्या मेजर चीजें हैं और एंड्रॉइड स्टूडियो को हम किस तरीके से यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, अगर वीडियो पहली दफा दिख रहे हो, मुझसे पहली दफा मुलाकात हो रही है, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो यार सब्सक्राइब कर देना। मैं एंड्रॉइड के ऊपर और इस तरह से एंड्रॉइड स्टूडियो, नारावेल और ऐप डेवलपमेंट, वाइब कोडिंग के ऊपर अभी इस टाइम काफ़ी सारी वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ। कुछ और आगे इरादा है इंशाल्लाह कंटिन्यू करने का, तो सब्सक्राइब करो ताकि एंड्रॉइड आप मेरे साथ सीख सको। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आप एंड्रॉइड कैसा कर रहे हो, सीख रहे हो नहीं सीख रहे हो, कहाँ तक सीखे हो, क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्या इश्यूज हैं, क्या और सीखना चाह रहे हो। ये वीडियो कैसी लगी खास तौर पे इस बारे में, और इस तरह के और छोटे से क्रैश कोर्स एंड्रॉइड के ऊपर अब इरादा है कि आहिस्ते आहिस्ते हर हफ्ते एक अपलोड करते चलें। तो ये छोटे से क्रैश कोर्स के बारे में मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा, थोड़ा सा इंकरेजमेंट मिलती है। स्टूडेंट फीडबैक हमेशा एक वेलकमिंग एस्पेक्ट होता है, तो मोटिवेशन भी ज़रूर मिलती है। ठीक है, तो कमेंट्स ज़रूर करके बताइएगा कि ये आपको क्रैश कोर्स कैसा लगा। तो शुरू करते हैं एंड्रॉइड स्टूडियो को। अब अगेन मैं डाउनलोडिंग के सेटअप पे नहीं जा रहा कि यार एंड्रॉइड स्टूडियो डाउनलोड कैसा होता है, अगेन ये वो बेसिक चीज़ है। हम आते हैं सेल्फ एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर। तो जब आप एंड्रॉइड स्टूडियो में आते हो तो न्यू प्रोजेक्ट हम करते हैं। कोई भी नया प्रोजेक्ट आप स्टार्ट करो, अगर आप कॉटलिन कर रहे हो तो एमटी एक्टिविटी उठा लेते हैं, और या एमटी यहाँ से भी आप कॉटलिन सेलेक्ट कर सकते हो, व्यूज एक्टिविटी ये भी करके भी आप कॉटलिन कर सकते हो। हम जावा को थोड़ा फोकस किया हुआ है पिछले तकरीबन 10-12 हफ्तों से, जो मैं कंसेक्यूटिवली एंड्रॉइड के कोर्सेज अपलोड किए हुए हैं। तो अब हम एंड्रॉइड को ही यूज़ कर रहे हैं, कॉटलिन को फिलहाल नहीं कर रहे हैं, जावा को फिलहाल कर रहे हैं। अगला कोर्स मेरा आने वाला है कॉटलिन के ऊपर, ठीक है, तो उस पर मैं भी काम कर रहा हूँ। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक या उससे अगले हफ्ते में हम कॉटलिन को भी थोड़ा सा और फोकस करेंगे, 2-3 वीक्स तक, ताकि कॉटलिन को अच्छी तरीके से समझ सकें। तो इसीलिए अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब। सो हमने एम्प्टी एक्टिविटी उठाई, नेक्स्ट पे क्लिक किया, प्रोजेक्ट का नाम दे दिया, मैंने दे दिया टेस्ट प्रोजेक्ट। ठीक है, और या कोई भी बेसिकली आप नाम जो प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हैं उस पर कर दो। लैंग्वेज मेक श्योर आप जावा सेलेक्ट कर दें ताकि आपके पास जावा आ जाए। डिफॉल्ट एपीआई रखेंगे, लोकेशन डिफॉल्ट आ गई। पैकेज नेम हमने बहुत दफ़ा बात की हुई है कि मेक श्योर कि आप हमेशा एग्जाम्पल लिखेंगे, जब फर्स्ट टाइम आप चलाओगे तो एग्जाम्पल को चेंज कर देना ताकि जब आप प्ले स्टोर पर जाओ तो कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक, इसको हमने चेंज करके फिनिश कर दिया, तो ये बेसिकली अब आपका जावा बेस्ड प्रोजेक्ट ओपन कर देगा। चलें जी, पहला कॉन्सेप्ट, जब आप एंड्रॉइड खोलते हैं दो फाइलें मिलती हैं। सबसे पहले मेन एक्टिविटी, ये जीयूआई है जिसके अंदर सारा हमारा यूजर इंटरफेस का काम होता है। मेन एक्टिविटी डॉट एक्सएमएल करके फाइल बनती है। एक्सएमएल फाइल एक्सटेंशन डिफाइन करती है कि ये एक्सएमएल बेस्ड यूजर इंटरफेस डिजाइन हो रहा है। ठीक है, दूसरी चीज हमारे पास आती है मेन एक्टिविटी डॉट जावा की। ये बैकएंड का कोड होता है, तो जितना बैकएंड का कोड होता है वो हम सारा का सारा जावा में यूज करते हैं, जावा या कोटलिन। यहाँ पे क्योंकि हम जावा यूज कर रहे हैं तो हम जावा में काम करेंगे। ठीक है, तो दो दो कॉन्सेप्ट फंडामेंटली आपको याद रखें। जब भी आप एक्टिविटी पे काम एंड्रॉइड पे काम करोगे, दो चीजें मिलेंगी, एक्टिविटी मेन और मेन एक्टिविटी जावा। एक्टिविटी लफ्ज क्यों यूज किया गया दोनों फाइलों के अंदर, क्योंकि ये जो स्क्रीन नजर आ रही है ये मोबाइल की स्क्रीन को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, ये मोबाइल की स्क्रीन है, बेसिकली समझो कि आपकी मोबाइल की स्क्रीन है। इसको हम एक एक्टिविटी कहा जाता है कि एक वक्त में स्क्रीन के ऊपर जो एक फ्रेम आपको नजर आता है, जो एक स्क्रीन नजर आती है, इसको हम एक्टिविटी कहते हैं। तो जब हम ऐप बनाते हैं तो आपकी हर ऐप के ऊपर एक एक्टिविटी बनती है। तो ये दूसरा एक मेजर फंडामेंटल कॉन्सेप्ट जहन में याद है मैं यार, एवरी ऐप इनसाइड एन एंड्रॉइड इज बेसिकली बेस्ड ऑन एन एक्टिविटी। यू कैन हैव एज मेनी एक्टिविटीज एज यू वांट, और अ सिंगल एक्टिविटी। एक एक्टिविटी के अंदर हम यूआई कंपोनेंट्स को डिजाइन करते हैं। ठीक है, अच्छा, अब आ जाते हैं कि यार मेन डॉट जावा में क्या हो रहा है। मेन डॉट जावा के अंदर सॉरी मेन एक्टिविटी डॉट जावा के अंदर आपका बैकएंड का कोड हो रहा था कि जब बटन पे क्लिक हो तो उसके नतीजे में क्या एक्शंस परफॉर्म हो। ठीक है, जब आपके पास टेक्स्ट फील्ड पे मैं टाइप करूं तो वो ऑटोमेटिकली डेटा लेकर आए, फीड करे, बैकअप करे, डेटाबेस से कनेक्ट करे, एक्टिविटी अपना रिसाइकल व्यू से रिसाइकल डेटा को लोड करे, आपके फीड्स लोड करना। तो जितना भी बैकएंड का काम है वो सारा का सारा मेन एक्टिविटी डॉट जावा के अंदर होता है। एक्सएमएल वाली जो फाइल है वो यूजर इंटरफेस, जितने भी सामने बटन, इमेजेस, लोगोस, आइकॉन्स, जो यूआई आपको नजर आती है वो सारी की सारी हम एक्सएमएल में काम करते हैं। ठीक है, तो ये
तीन बेसिक फंडामेंटल चीजें आपको एब्सोल्युटली क्लियर होनी चाहिए। पहली, एंड्रॉयड में हर चीज एक्टिविटी है, हर एक्टिविटी के ऊपर हम काम करते हैं। एवरी ऐप जो पहली चीज में नजर आती है वो हमारे पास एक्टिविटी बन जाती है। फिर दूसरा, एक्सएमएल फाइल जिसमें यूजर इंटरफेस की डिजाइन करते हैं हम, ठीक है। तीसरा हमारे पास जावा फाइल जिसमें बैकएंड कोड होता है, ठीक है। आ जाते हैं चौथे कॉन्सेप्ट के ऊपर। चौथे कॉन्सेप्ट में हम आते हैं प्रोजेक्ट फोल्डर्स के अंदर। प्रोजेक्ट फोल्डर में जब आते हैं तो आपको मुख्तलिफ किस्म के फोल्डर मिलते हैं, इनको समझना बहुत लाजमी है। पहली मेन चीज में मैनिफेस्ट का एक फोल्डर मिलता है, दूसरा जावा का, तीसरा रिसोर्स का। मैं तीनों को एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि ये कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, हम आगे आगे यूज करते रहेंगे। सॉरी, चौथा में ग्रेडल का भी मिलता है, यूज आंसर है। तो चार फोल्डर्स का थोड़ा समझना लाजमी है। सबसे पहले मैनिफेस्ट पे आते हैं। मैनिफेस्ट पे आप जाओगे तो उसके अंदर एक एंड्रॉइड मैनिफेस्ट फाइल पड़ी रहती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट एक फाइल है, बेसिकली आपके प्रोजेक्ट का मेटा डेटा है, ठीक है। इसके बगैर आपका प्रोजेक्ट चलेगा नहीं। ये फाइल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर आपके प्रोजेक्ट का मेटा डेटा है इन एन एक्सएमएल फॉर्मेट। अगेन, एंड्रॉइड हैवीली एक्सएमएल बेस्ड है, तो सारा का सारा एक्सएमएल नोटेशन के अंदर हमारे पास डेटा रखा जाता है। इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपने मैनिफेस्ट फाइल, एंड्रॉइड, उसकी स्कीम्स और प्रोजेक्ट कौन सा यूज कर रहे हो। फिर आपके एंड्रॉइड की सेटिंग्स हैं आपकी ऐप के हवाले से कि आप कौन सा यूज कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, उसमें आपने लॉन्चर कौन सा यूज करना है, आपके प्रोजेक्ट का नाम क्या होना चाहिए, उसमें रूल्स क्या है, बैकग्राउंड रूल्स क्या है, उसकी थीम आपने कौन सी यूज की हुई है, XYZ। फिर उसके अंदर सबसे जो इंपॉर्टेंट दूसरी चीज आ जाती है वो एक्टिविटीज है। एवरी एक्टिविटी जो आपके एंड्रॉइड में क्रिएट होगी वो इस फाइल में होना लाजमी है, ठीक है। जब भी हम फाइल में जाते हैं और न्यू में गए और यहाँ पे जाके एक्टिविटी न्यू करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली कोई भी आप एक्टिविटी बनाओगे वो इस फाइल के अंदर ऐड हो जाएगी, ठीक है। उसमें होना लाजमी है ताकि आपकी एंड्रॉइड के सिस्टम को पता चले कि इस एक फाइल के अंदर कितनी एक्टिविटीज है, ठीक है। तो इट्स लाइक अ मेटा डेटा और एन इंडेक्स दैट कंटेन्स कि यार मेरी इस ऐप के अंदर ना कितनी एक्टिविटीज बनी हुई है। तो आपकी एवरी एक्टिविटी जो क्रिएट होगी वो इसमें लिस्ट होना लाजमी है, ठीक है। तो इसीलिए आपको ये भी इस वक्त, क्योंकि हमने एक एक्टिविटी बनाई हुई, तो ये एक एक्टिविटी का टैग है, उस एक्टिविटी का नाम डॉट मेन एक्टिविटी, ठीक है। एक्सपोर्टेड ट्रू उसका एक फीचर है किया हुआ है। फिल्टर, इंटेंट फिल्टर, ये बता रहा है कि यार ये वो मेन एक्शन है। देखो, एंड्रॉइड इंटेंट डॉट एक्शन मेन, इसका मतलब ये कि जब आपकी ऐप रन होगी तो कौन सी एक्टिविटी मैं यूजर को दिखाऊं, कौन सी मेरी होम एक्टिविटी होगी, ये भी एक्चुअली मैं इस मैनिफेस्ट फाइल के अंदर बताता हूं। तो ना सिर्फ आपकी तमाम एक्टिविटीज आती हैं, आपका लॉन्चर आइकॉन इसमें आता है, आपकी एक्टिविटीज की सेटिंग्स आती हैं, साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपकी मेन फर्स्ट जब यूजर फ्रेम ऐप स्टार्ट करेगा तो पहली फ्रेम कौन सी होनी चाहिए, वो इंफॉर्मेशन भी हमारे पास इसी एक्ट मैनिफेस्ट के अंदर आती है। उसी के साथ साथ लॉन्चर कैटेगरी का इसमें एक ऑप्शन आता है, वो टैग देते हैं। तो इसीलिए मैनिफेस्ट फाइल होना लाजमी है। ये मैनिफेस्ट फाइल हमारे पास इस मैनिफेस्ट के फोल्डर के अंदर आती है, ठीक है। तो इसका एक्शन है, उम्मीद आपको समझ में आ गया कि यार मैनिफेस्ट फेस्ट का हमारे पास काम किया है। मेटा डेटा 99% हम इसको छेड़ते नहीं है। जब मुझे लॉन्चर आइकॉन चेंज करना है तब चेंज करते हैं, जब वाइप कोडिंग करते हैं तो वहां से कोड कॉपी करके न्यू फाइल में डाल के फिर मुझे एक्टिविटी ऐड करनी पड़ती है। स्प्लैश स्क्रीन यूज करना है तो स्प्लैश स्क्रीन के अंदर भी मुझे एक्टिविटी की जो लॉन्चर एक्टिविटी है, ये वाला कोड यहाँ से मेन से हटा के स्प्लैश वाली एक्टिविटी में डालना पड़ता है। तो कहीं कहीं पे जाके हम इसकी मैनिफेस्ट में कुछ चीजें तब्दील कर रहे होते हैं, ठीक है। आ जाते हैं जावा के अंदर, तो ये रहा मैनिफेस्ट फाइल का। दूसरा आ जाते हैं जावा और रिसोर्स के अंदर। अब जितना भी जावा रिलेटेड फ्रंट एंड का कोड होगा वो तमाम का तमाम जावा फोल्डर के अंदर आता है। इसी के साथ साथ रिसोर्स फोल्डर में जाएंगे तो जितनी की जितनी आपके सिस्टम की एक्स्ट्रा रिसोर्सेज हैं, जैसे इमेजेस हुए, पीडीएफ्स हुए, ऑडियो फाइल्स हुई, वीडियो फाइल्स हुई, लोगोज हुए, आइकॉन्स हुए, तस्वीरें हुई, बैकड्रॉप्स हुए, ये सारे के फॉन्ट्स हो गए, ये सारे के सारे कहलाते हैं एक्स्ट्रा डेटा। ये कोडिंग का डेटा जो बैकएंड के लॉजिक को हैंडल कर रहा है, जावा की फाइल्स, और ये बाकी सारा एक्स्ट्रा कचरा, ठीक है। जावा के फोल्डर के अंदर तमाम मेन जो बैकएंड का कोड है ना वो जावा के अंदर आता है। रिसोर्स के अंदर आपका बाकी के सारे फोल्डर्स आते हैं। इसमें आपके लोगोज, इमेजेस, आइकॉन्स, पीडीएफ्स, एचटीएमएल फाइल्स, जो भी एक्स्ट्रा चीज है ना वो सारी हम रिसोर्सेज में फेंक देते हैं, ठीक है। जितने भी आप यूआई बनाओगे, इवन वो इस यूआई को भी, क्योंकि वो एक्सएमएल बना रहा है ना, तो वो एक लेआउट का फोल्डर बनाता है, इस लेआउट के अंदर उसने डाला हुआ जावा का फोल्डर, उसने आपके जावा के प्रोजेक्ट में जाएगा, मेन एक्टिविटी उसने यहाँ पे की हुई है, ठीक है। और यहाँ पे उसने कहा लेआउट का फोल्डर है, भाई सारा डेटा मेरा इस लेआउट के अंदर पड़ा हुआ है, ठीक है। दिस बेसिकली मीन्स कि जब आप इस पे काम करोगे तो एक्सएमएल वाला डेटा आपको रिसोर्सेज के लेआउट फोल्डर के अंदर मिलेगा। जावा वाली फाइल जो है आपकी वो जावा के इस प्रोजेक्ट फोल्डर के पैकेज फोल्डर के जो पैकेज के नाम के अंदर आपको जावा का मिलेगा। तो दो अलग ट्री स्ट्रक्चर उसने बना दी, ठीक है। इसी तरह से ड्रॉबल का एक फोल्डर है, इसमें जितने भी आइकॉन्स, इमेजेस, एक्स्ट्रा फाइल्स हमारे पास हैं, वो सारे के जितने भी लोगोज, इमेजेस आती है ना, वो सब के सब ड्रॉबल के अंदर डाली जाती है। जब भी आप लोगो यूज करोगे, आपका लॉन्चर का आइकॉन होगा, आपकी ऐप का जो आइकॉन होता है जो मोबाइल पे नजर आता है वो हो गया। इसी तरीके से आपकी कोई भी दूसरी जो फाइल होगी,
जो इमेज से रिलेटेड है वो तमाम की तमाम ड्रॉबल पे जाएंगे। ठीक है, माइंड मैप आ गया, ये अमूमन हम यूज करते हैं जब आप स्पेसिफिकली नेविगेशन ड्रॉर यूज करते हो तो उसकी कुछ एक्स्ट्रा फाइल्स बनती है कि आपका नेविगेशन ड्रॉर कैसे काम कर रहा है, उसकी फाइलें यहाँ जाती हैं। वैल्यूज आ जाती हैं, जैसे कलर्स हो गया कि आपके प्रोजेक्ट में कौन से कलर्स यूज हो रहे हैं, स्ट्रिंग्स, हार्ड कोड वेरिएबल्स आ गए, थीम कौन सी यूज हो रही है, एक्सवाइजेड। तो जितना भी एक्स्ट्रा डेटा है ना, एक्स्ट्रा फाइल्स छोटी मोटी, उसने एक रिसोर्स फोल्डर के अंदर डाल दिया। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमें जहन में रखने वाली है, एक तो ड्रॉबल का फोल्डर है कि जितने भी इमेजेस, लोगोज, आइकॉन्स वो सब हम ड्रॉबल में डालते हैं। दूसरा लेआउट फोल्डर है जिसके अंदर जो एक्चुअल यूजर इंटरफेस की एक्सएमएल फाइल है वो इसमें चली जाती है। ठीक है, ये दो चीजें कॉन्सेप्ट क्लियर रखना लाजमी है। तो ये कोई भी क्वेश्चन आएगा इसी से रिलेट आता है कि भाई ये हमने कैसे काम कर रहा था, रिसोर्स में क्या हो रहा है, ड्रॉबल में क्या हो रहा है, लेआउट में क्या हो रहा है, जावा में क्या हो रहा है। तो ये चीज हमारे पास कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं ऐप बनाने के ऊपर। जब हम ऐप बनाने जाते हैं तो बेसिक कुछ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट हमारे पास जिसको मद्देनजर रखना बहुत लाजमी है। पहली चीज, यूआई कंपोनेंट्स। हम जब भी ऐप बनाते हैं तो हम शुरू हमेशा यूजर इंटरफेस के डिजाइन से करते हैं। ठीक है, तो हम यूजर इंटरफेस को डिजाइन करने के लिए हम बता चुके हैं एक्सएमएल फाइल में आ जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद हमने यूजर इंटरफेस के कंपोनेंट्स उठाए। अब ये क्या चीज़ है, ये एक पैलेट है, हजरत अंग्रेज ने बना के रख दिया। इसके अंदर तमाम के तमाम यूजर इंटरफेस रिलेटेड एंड्रॉइड ऐप के अंदर इस्तेमाल होने वाले जो यूआई कंपोनेंट्स हैं, जितने भी आप अभी दुनिया में देखते हैं, अपनी किसी भी ऐप उठा लो, बेसिकली सब के सब यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, ये सारे कंपोनेंट्स यहाँ पे मौजूद हैं। आपने सिंपली इनको ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पे रखना है बस। जब आप ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे तो उसका बैकएंड का एक्सएमएल का कोड ऑटोमेटिकली बन जाएगा। दिस विल क्रिएट ऑटोमेटिकली। तो सबसे पहले फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूँ कि मैं एक कार्ड बना देता हूँ। ठीक है, अभी मैं यहाँ पर आएगा तो देखो हेलो वर्ल्ड हमारे पास लिखा हुआ है। ओके, हमने इसको कर दिया डिलीट। अब मुझे इसको फिलहाल के लेआउट को तब्दील करना है। ये इस टाइम बना हुआ है मेरे पास कंस्ट्रेंट लेआउट। कंस्ट्रेंट लेआउट का मतलब ये कि जब मैं बटन ड्रैग एंड ड्रॉप करके बनाऊंगा तो ये फ्री फॉर्म में बटन पड़ा है, जहां पे आप छोड़ोगे या कहीं भी आप रखना चाहो बटन वहां पे आ जाएगा, जहां पे आप छोड़ोगे बटन वहां चला गया। इसको हम कहते हैं सिंपल फ्री लेआउट और टेक्निकली कंस्ट्रेंट लेआउट। कंस्ट्रेंट का मतलब ये कि अभी ये लेआउट मुकम्मल नहीं हुआ, हम पहले डिसाइड करते हैं कि मेरा बटन कहाँ पे होगा, कितना बड़ा होगा, किस लोकेशन पर आएगा। फिर उसके बाद अगर मुझे इसमें टेक्स्ट फील्ड चाहिए तो मैं टेक्स्ट फील्ड कहाँ पे रखूंगा, कितनी बड़ी होनी चाहिए, किस लोकेशन पे आनी चाहिए। ठीक, मैंने पहले अपना एक रफ यूआई जो था वो डिसाइड कर लिया कि यार ये कंपोनेंट ऐसे होने चाहिए। फिर मैं आ जाऊंगा एट्रीब्यूट्स एडिटर के अंदर। अब ये क्या चीज है, जितने भी हम विजेट्स बना के रखते जाएंगे, जितने भी हम कंपोनेंट्स बना के रखते जाएंगे, हर कंपोनेंट का बेसिकली उसकी एट्रीब्यूट्स होती हैं, उसकी सेटिंग्स होती हैं, उसकी प्रॉपर्टीज होती हैं। वो तमाम की तमाम एट्रीब्यूट्स हमें इस एट्रीब्यूट एडिटर के अंदर मिलेगा। तो जो भी कंपोनेंट आप उठाओगे, हर कंपोनेंट की ये बेसिकली कॉमन सेटिंग्स हैं जिसका उन्होंने एक पैनल बना दिया, ताकि जब आप ड्रैग एंड ड्रॉप करो, अब आपको इसकी सेटिंग्स चेंज करने तो आपको कोड में जाने की जरूरत ना पड़े, आप यहीं पे उसकी वैल्यूज तब्दील करते चलो तो आपको सारा डेटा मिल जाएगा। ठीक है, वो ऑप्शंस ऑटोमेटिकली उसकी वैल्यूज को अपडेट करता रहेगा। तो हम कंपोनेंट्स को ड्रैग एंड ड्रॉप करके बनाते हैं, फ्री में रखा, और फिर उसके बाद उसकी सेटिंग्स को यहाँ पे चेक करते हैं। अब क्योंकि मैं कंस्ट्रेंट लेआउट यूज कर रहा हूँ, जो कि हमारे पास अगर आप लेआउट्स में जाओगे तो ये रहा कंस्ट्रेंट लेआउट, इसका नाम मैंने रीनेम करके मेन कर दिया डिफॉल्ट प्रोजेक्ट में। इस कंस्ट्रेंट लेआउट की जो सबसे इंपॉर्टेंट एक एस्पेक्ट ये है कि आपने कंपोनेंट्स को ड्रैग एंड ड्रॉप करके उसके ऊपर रखना है। फिर आपने अपनी सेटिंग के हिसाब से बताना है कि कंपोनेंट कहाँ पे होना चाहिए। फिर आपने इसके ऊपर कंस्ट्रेंट लगाने हैं। ये कंस्ट्रेंट बेसिकली प्लस आइकॉन्स कहलाते हैं, लाइक स्क्रूज। कंस्ट्रेंट का मतलब ही ये है किसी चीज को बाउंड कर देना, बांध देना किसी दूसरे के साथ। जैसे हम कहते हैं हाथों को जंजीर से बांध दिया, तो ये एक्चुअली कंस्ट्रेंट लगाना हुआ कि मेरे हाथ अब कंस्ट्रेंट हो गए उस जंजीर के साथ, अब मैं उसको फ्रीली मूव नहीं कर सकता, मेरे हाथ बंधे में। हथकड़ी पहन ली तो समझो आपने कंस्ट्रेंट कर दिया, मीन्स हाथ बांध दिए, मीन्स अब मेरे हाथ मूव नहीं हो सकते। तो कंस्ट्रेंट का मतलब ये कि मेरे बाउंड कर देना। वो बाउंड करने के लिए यहाँ पे हम आके स्क्रूज के क्लिक करते हैं। तो वो हम बेसिकली क्या करेंगे, कंस्ट्रेंट लेआउट के अंदर लाजमी है कि देखो यहाँ पे रेड डॉट आ रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है कि अभी आपका कंस्ट्रेंट मुकम्मल नहीं, एरर है। इस एरर को खत्म करने के लिए लाजमी है कि हम इस विजेट पे आए, इन स्क्रूज को टाइट करके कंस्ट्रेंट करते हैं। तो सिंपली इन दो स्क्रूज पे आप क्लिक करोगे, आपके अब देखो लाइंस लग गई, ये कंस्ट्रेंट हो गया। ये बता रहा है कि यार ये कंपोनेंट स्क्रीन की इस एज से 126 पिक्सल्स दूरी पर है और इस तरफ से 127 पिक्सल्स दूरी पर है। बात समझ में आई? ये बता रहा है कि यार आपका जो कंपोनेंट है वो आपकी स्क्रीन की जो एज होगी उससे कितने पिक्सल्स छोड़कर ये कंपोनेंट स्टार्ट हो रहा है और फिर खत्म होने के बाद कितने पिक्सल्स का गैप होना चाहिए। ये जो लाइन लगी है ना, ये जो वैल्यूज आई हैं, इसको हम कंस्ट्रेंट कहते हैं। यार ये फिक्स्ड वैल्यूज हमने यहाँ पे बाउंड करके बता दी। बात समझ आई? इसी तरीके से कंस्ट्रेंट लगाने के लिए कम से कम 3 कंस्ट्रेंट लगाना लाजमी है। ये एक और की प्रॉपर्टी है।
कंस्ट्रेंट रिक्वायर्स कि आप कम से कम 3 कंस्ट्रेंट जरूर लगाओ। तो यहाँ पे आ गए, कम से कम 3 कंस्ट्रेंट लगा दिए, तीसरा भी लगा दिया। अब ये बता रहा है कि ऊपर से 166 पिक्सल्स छोड़ के मेरे पास आ गया। ठीक है, अब ये कंस्ट्रेंट हो गया, देखो एरर खत्म हो। यही चीज मुझे हर कंपोनेंट के साथ करनी होगी जब मैं कंस्ट्रेंट लेआउट के अंदर कंपोनेंट्स डालूंगा। ठीक है, कंपोनेंट में कहीं पे भी रख सकता हूं, जहां पे मैंने कंपोनेंट रखा अब मुझे उसके कंस्ट्रेंट्स कम से कम 3 लगाना लाजमी। इसका शॉर्टकट तरीका यह है कि आप सिंपली आ जाओ यहाँ पे लेआउट्स के अंदर, ठीक है, इस आइकॉन के ऊपर, और यहाँ पे आप उसको कह दो कि यार इसको हॉरिजेंटली कंस्ट्रेंट कर दो। तो ये क्या करेगा, इसको ऑटोमेटिकली दोनों कंस्ट्रेंट लगा दी, ठीक, और इसको स्क्रीन के सेंटर पे कर देगा। अब देखो इधर भी उसने 0 लगा दिया, यहां भी 0 लगा दिया, और अब की बार एक वेवी जिगजैग सी लाइन दे दी। हमने जब किया था तो ये स्ट्रेट लाइन आई थी, क्योंकि मैंने यहां से मैन्युअली प्लस प्लस पे क्लिक किया था। दूसरा तरीका वो भी सही है, किया जा सकता है। दूसरा तरीका ये कि आप इस आइकॉन पे क्लिक करो, हॉरिजेंटली या वर्टिकली कंस्ट्रेंट कर दो। ये क्या करेगा, ऑटोमेटिकली आपके विजिट को स्क्रीन के सेंटर पे कर देगा और उसको फ्लेक्सिबल कर देगा। फ्लेक्सिबल से मतलब ये कि अगर स्क्रीन की साइज छोटी या बड़ी हो रही है ना, तो कंस्ट्रेंट के हिसाब से ना उसकी लोकेशन वहां पे रखते हुए वो ऑटोमेटिकली स्क्रीन ऑब्जेक्ट को आपकी स्क्रीन के सेंटर पे रखेगा। यहां से अगर आपने इसको हॉरिजेंटल कर दिया तो आपका कंपोनेंट हमेशा स्क्रीन के सेंटर पे रहेगा, क्योंकि हमने इसको ये एक फ्लेक्सिबल लाइन दे दी। और क्योंकि हमने फ्लेक्सिबल लाइन दी है तो उसका जो शॉर्टकट कोड है, एक्चुअली उसका जो वैल्यू है वो 0 0 है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं वापस कंपोनेंट में आया, मैंने एक और टेक्स्ट व्यू ड्रैग एंड ड्रॉप किया, मैंने कहा यार ये टेक्स्ट व्यू मुझे यहाँ पे चाहिए, और मैंने इसको इधर रख दिया। ठीक है, अब नोट करो कि इसकी लोकेशन कंप्लीटली ऑफ कर दी। अब मुझे उसके ऊपर भी, क्योंकि मैंने बनाया है तो कंस्ट्रेंट लगाना लाजमी है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक किया तो मैं इसको हॉरिजॉन्टली कंस्ट्रेंट भी कर सकता हूँ। तो जैसे ही हॉरिजॉन्टल, क्या देखो कंपोनेंट खुद ब खुद स्क्रीन के सेंटर पर आ गया। कभी कभी ये चीज चाहिए होती है, कभी ये नहीं चाहिए होती है। बी वेरी केयरफुल कि आपको लेआउट में कैसे अरेंजमेंट करनी है। ये आपके स्क्रीन पर लेआउट पे आ जाएगा। इसी तरीके से मैं इसको वर्टिकली कंस्ट्रेंट कर दूंगा तो अब वो आपके ऊपर वाले कंपोनेंट और स्क्रीन के दरमियान के स्पेस को कैलकुलेट करेगा इंटेलिजेंटली और इस कंपोनेंट को सेंटर पे कर देगा। ठीक है, तो जब इसका फिर दूसरा शॉर्टकट क्या है, 0 करना। तो या तो मैं मैन्युअली इसको बताऊंगा कि यार ये कितने पिक्सेल्स छोड़ के तुमने स्टार्ट करना है, या मैं उसको ऑटो सेंटर पे कर दूंगा यूजिंग दिस बटन हियर, या फिर सिंपली इसको तीसरी वैल्यू है कि आके 0 प्रेस कर दो, कंपोनेंट आपका सेंटर हो गया। ठीक है, ये है कंस्ट्रेंट लेआउट का बेसिक फंडामेंटल, कि आपने ड्रैग एंड ड्रॉप करके कंपोनेंट्स रखने हैं, कंपोनेंट सेलेक्ट करना है, उसके ऊपर कंस्ट्रेंट्स लगाने हैं। ठीक, कंस्ट्रेंट्स लगाने का तरीका ये कि आप इसके प्लस पे क्लिक करो, यहां से आ जाओ, इन हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंस्ट्रेंट करो, या फिर यहाँ पे आके वैल्यूज टाइप कर दो मैन्युअली। तीनों तरीकों से 3 कंस्ट्रेंट करना लाजमी है। आपका जहां पे कंस्ट्रेंट करोगे अब ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे फिक्स हो जाएगा। ठीक है, अभी भी देखो सेंटर वाले पे रेड डॉट आ रहा है, उसकी वजह ये कि वो कह रहा है कि अभी भी इसका एक कंस्ट्रेंट मिसिंग है। तो मैं ऊपर वाले प्लस पे क्लिक कर दूंगा तो अब ये यहां से हमेशा फिक्स हो जाएगा। तीनों कंस्ट्रेंट हो गए, एरर खत्म हुआ, पहला चीज। दूसरा आ जाते हैं, अब मैं क्या करता हूँ, सबको डिलीट मार देते हैं। ठीक है, इसको उठाया और डिलीट मार दिया। एक लेआउट रखना लाजमी है। पहली दूसरी फंडामेंटल चीज ये एक रह गई, पहले बताना थी कि जब हम एक्टिविटी में काम करते हैं आपका एक फंडामेंटल लेआउट होना लाजमी है। ठीक है, लेआउट का मतलब ये कि कोई एक लेआउट होना जरूरी है। एक्टिविटी है पर ये एक्टिविटी एक ब्लैंक कैनवस है, उस पर काम करने के लिए आपको एक कंटेनर रखना लाजमी है, एक लेआउट रखना लाजमी है। उस लेआउट के अंदर हम कंपोनेंट्स डालते जाते हैं। तो इस वक्त हमने इसके अंदर कंस्ट्रेंट लेआउट एक डिफॉल्ट इसीलिए हमेशा आपको मिलता है। ये कहलाता है कंपोनेंट ट्री, जिसके अंदर हमें पूरा एक ट्री स्ट्रक्चर में मिलता है कि आपके कंपोनेंट्स किस तरीके से ऑर्गेनाइज किए हुए हैं यूआई के अंदर नेस्टेड हायरार्की के हिसाब से। ठीक है, हम आए थे, इसको राइट क्लिक किया, कन्वर्ट व्यू के अंदर गए और कन्वर्ट व्यू पे क्लिक किया। अब मुझे बता रहा है कि आप इस कंस्ट्रेंट को तब्दील हो, क्योंकि मैं डिलीट तो नहीं कर सकता इसीलिए नया नहीं बनेगा, तो मुझे इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, कन्वर्ट करने के लिए इस पर राइट क्लिक किया, कन्वर्ट व्यू में गए, मैं इसको कह दूंगा यार लीनियर लेआउट में कन्वर्ट कर दो, लीनियर लेआउट में कंस्ट्रेंट कन्वर्ट हो गया। लीनियर लेआउट की फंडामेंटल चीज क्या है, फंडामेंटल चीज है कि आपको बताना है कि आपने इसको वर्टिकल करना है हॉरिजॉन्टल। एट्रीब्यूट्स एडिटर में आ गए, ओरिएंटेशन में गए, अब ये एक और की चीज आ गई। ओरिएंटेशन डिटरमाइन करती है कि लीनियर लेआउट हॉरिजॉन्टल बनेगा या वर्टिकल बनेगा, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। बेसिकली लीनियर लेआउट रोज की फॉर्म में डेटा को हैंडल करता है। ठीक है, लेकिन जैसे अगर आप यहाँ पे नजर आ रहा होगा आइकॉन, एक लीनियर लेआउट हॉरिजॉन्टल कॉलम की फॉर्म में डेटा रखता है, लीनियर लेआउट वर्टिकल रोज की फॉर्म में डेटा रखता है। मैं दोनों बता देता हूँ। तो ओरिएंटेशन सेट करना लाजमी है, ये की प्रॉपर्टी है ओरिएंटेशन की, जो एंड्रॉइड स्टूडियो में हमें सेट करनी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आ गया, एक और नई एक्टिविटी बना रहे, बल्कि इसी में फिलहाल अभी इसको मैंने हॉरिजॉन्टल कर दिया। हॉरिजॉन्टल मतलब ये कॉलम। अब होगा ये कि फॉर एग्जाम्पल मैं इसमें आके बटन बनाता हूँ, थोड़ा देखना आसान रहता है। एक बटन ड्रैग एंड ड्रॉप किया, देखो उसने ऑटोमेटिकली पहले कॉलम में डाल दिया।
फिर मैंने दूसरा ड्रैग एंड ड्रॉप किया तो इसने देखो अब 2 कॉलम बना दिया। अब लोकेशन फ्री नहीं आ रही, अब मैं बीच में नहीं रख रहा, कोने पे नहीं रख सकता, वो रखने के लिए मुझे कंस्ट्रेंट लेआउट चाहिए होगा, इसलिए हम कहते हैं फ्री प्लेसमेंट आती है। जब आप लीनियर लेआउट यूज करते हो तो ये आपकी एक्टिविटी को रोज में या कॉलम में डिवाइड कर देगा। तो हॉरिजेंटल कॉलम में डिवाइड कर देगा, वर्टिकल करेंगे तो रोज में डिवाइड कर देगा। इस डिवीजन का मतलब ये कि जब आप कंपोनेंट्स ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे तो ऑटोमेटिकली कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 वो हर दफे हर कंपोनेंट को एक कॉलम में डालेगा। यही चीज उसकी ओरिएंटेशन से हमने इसको बताया था कि यार भाईजान ये जो मेन है ना, ओरिएंटेशन प्रॉपर्टी याद रखना हॉरिजॉन्टल की थी। ठीक है, बात समझ में आई? परफेक्ट हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल अब मैंने इसको कह दिया कि यार अब ये मुझे हॉरिजॉन्टल नहीं चाहिए, ये हॉरिजॉन्टल कॉलम आ गया। आप चौथा बटन डालोगे वो चौथे कॉलम में चला जाएगा। तो हॉरिजॉन्टल का हमेशा कॉलम में फॉर्म में आ जाएगा। राइट क्लिक किया, मैं इसको कन्वर्ट व्यू नहीं करता, ठीक है, इसी के अब ओरिएंटेशन को उठा के मैं वर्टिकल कर देता हूँ। जैसे वर्टिकल किया तो देखो ओरिएंटेशन कैसे हो गई, जिप। अब ये रो 1 में डेटा आ गया, ये रो 2 में डेटा आ गया, ये रो 3 में डेटा आ गया, ये रो 4 में डेटा आ गया। ठीक है, बस मेरे पास जो मेरी लेआउट था वो हर रो अपने उस लेआउट के अंदर चली गई थी। ये पहली रो में डेटा चला गया क्योंकि साइज कम थी, इसको आप साइज बड़ी कर दो तो ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा। ठीक है, इसको हमने उठा दिया, ये साइज 1 आ गई हमारे पास, साइज 2 आ गई, साइज 3 आ गई, साइज 4 आ गई। ये रो 1, रो 2, रो 3, सॉरी साइज साइज 3 क्या। तो जब आप वर्टिकल करोगे तो अब जितने कंपोनेंट्स आप ऐड करते जाओगे ऑटोमेटिकली एक नई रो के अंदर कंपोनेंट डाल देगा। बात समझ में आई? परफेक्ट। ठीक है, ये थी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का मेजर कॉन्सेप्ट। चौथी चीज, अब आ जाते हैं कंपोनेंट की डिजाइनिंग के ऊपर। डिजाइनिंग में जब आते हैं तो सबसे पहले हम, आपको नजर आ रहा होगा कि इसी प्रॉब्लम को एड्रेस कर लेते हैं। एक बटन बड़ा बन गया, ये छोटा बन गया, ये बड़ा, जब नया मैंने बनाया तो बड़ा बन गया, ये क्यों बना? लेआउट विड्थ, लेआउट हाइट। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती है आपकी कंपोनेंट्स की, लेआउट्स की हाइट एंड विड्थ को कंट्रोल करती है। इसमें 2 चीजें आपको डिफॉल्ट नजर आ रही है, एक कहलाती है मैच पेरेंट, एक कहलाती है रैप कंटेंट। और फिर आप इसमें अपनी मैनुअल वैल्यू भी दे सकते हो। तो फॉर एग्जांपल 100 डीपी कर देंगे तो 100 डिस्प्ले पिक्सल में आपकी साइज सेट हो जाएगी। ठीक है, ये इसकी हमारे पास हाइट आ जाती है। फिर इसको आप फॉर एग्जांपल 10 डीपी कर दोगे, ये देखो 10 डीपी की साइज हिसाब से हाइट आपकी एडजस्ट हो जाएगी। इसको अपने एरो पे क्लिक करके रैप कंटेंट कर दिया तो जितना बड़ा कंटेंट होगा उस हिसाब से हाइट सेट हो जाएगी। अब ये रैप और पेरेंट का क्या मतलब रहा? ठीक है, इसको समझाने के लिए मैं थोड़ा सा इसका नेस्टेड स्ट्रक्चर आपको क्लियर कर देता हूँ। चलें, फॉर एग्जांपल मैं आ गया यहाँ पे, ये 2 बटन मुझे नहीं चाहिए थे, फिलहाल इन दोनों को हमने डिलीट कर दिया, ये कंपोनेंट बना। अब मैं क्या करता हूँ, लेआउट्स में चले गए, मैंने एक और लीनियर लेआउट उठाया, हॉरिजेंट वर्टिकल वाला, ड्रैग एंड ड्रॉप किया और वो नीचे कर दिया यहाँ पे ड्रॉप। ठीक है, अब बेसिकली क्या हो रहा है कि मैं एक नेस्टेड लेआउट बना रहा हूँ। ठीक है, तो जैसे ही मैंने इस लेआउट को सेलेक्ट किया, ये मेरे पास कंटेंट आ गया, फिर उसके अंदर बटन, दूसरा बटन, तीसरा बटन और फिर एक और लीनियर लेआउट पूरा का पूरा आ गया। दोनों सूरतों में बेसिकली देखो इसने वैल्यूज को सेट किया हुआ है। और अब आपको पूरा लेआउट का जो मसला है वो नजर आ रहा होगा कि यार ये बटन्स क्यों खराब हो गए, ये वाला क्यों इतना बड़ा नजर आ रहा है मुझे। अब ये सारी जो गेम और ये जो इशू हुआ है बड़ा जबरदस्त हुआ है, कॉमन अक्सर कभी कभार नहीं भी होता, लेकिन इस एग्जाम्पल को समझाने के लिए बड़ी खुद ब खुद बड़ा अच्छा मसला आ गया। अब क्या हो रहा है, मैच पेरेंट और रैप कंटेंट की सारी गेम है। ठीक है, मैच पेरेंट क्या करेगा, इसका मतलब ये कि जो मेरा कंपोनेंट की विड्थ है ना, वो मेरे पेरेंट कंपोनेंट है। अब पेरेंट क्या रहा, ये आ रहा, देखो ये पेरेंट है मेन नोड। तो ये हम बता रहे हैं कि बटन को हम बता रहे हैं कि तुम्हारी जो विड्थ होगी वो मेरे पेरेंट की पूरी साइज के हिसाब से होगी। जितनी मेरी पेरेंट की विड्थ है तुम्हारी विड्थ भी ऑटोमेटिकली उतनी हो जाएगी, इसीलिए ये बटन आपको पूरी स्क्रीन पे नजर आ रहा है। फिर मैं जब दूसरा बटन उठाऊंगा तो देखो इसमें लिखा हुआ है रैप कंटेंट। अब उसकी विड्थ पेरेंट पे नहीं है, अब उसकी विड्थ है रैप कंटेंट, इसीलिए बटन छोटा नजर आ रहा था। ठीक है, इसका मतलब ये कि जितना तुम्हें अंदर टेक्स्ट है ना, जितना तुम्हारे अंदर का डेटा, तुमने विड्थ उतनी रखनी है। पेरेंट की साइज भले बहुत बड़ी हो, रैप कंटेंट विल रैप द कंटेंट बेस्ड ऑन द कंटेंट इनसाइड दैट कंपोनेंट। राइट, सो व्हाटएवर कंपोनेंट और व्हाटएवर कंटेंट यू हैव इनसाइड दैट विजेट, उसकी साइज ऑटोमेटिकली उतनी हो जाएगी। फॉर एग्जांपल उसमें अगर आपने हेलो लिखा है तो HELLO तो उसकी साइज हेलो होगी, और आपने हेलो वर्ल्ड कर दिया तो अब उसकी विड्थ ऑटोमेटिकली बड़ी हो जाएगी क्योंकि आपने उसकी विड्थ को बड़ा किया हुआ है। तो रैप कंटेंट का मतलब ये हुआ, जब यहाँ पे इसको उठा के आपने मैच पेरेंट कर दिया तो देखो अब ये वाला लाइन भी पूरी की पूरी उधर चली गई, ये बटन है बाय द वे। ठीक है, इसी तरीके से आप अपने हाइट देखो मैंने कितनी की है, रैप कंटेंट मींस जितना छोटा टेक्स्ट होगा ना उतनी छोटी हाइट हो जाएगी। इसको भी अगर उठा के आप पेरेंट कर दो तो अब देखो बटन बड़ा हो। ठीक है, क्योंकि हमने उसको कह दिया हाइट मुझे बहुत बड़ी चाहिए, तो पेरेंट के हिसाब से उसने उसकी पूरी साइज बहुत बड़ी कर दी। उम्र ये होना नहीं चाहिए, थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया।
फॉर एग्जाम्पल हाइट को मैं 100 डीपी कर दूंगा तो ये मेरे पास 100 डीपी का बटन आ गया। इसी तरीके से हमारे पास अब आ जाते हैं दूसरे बटन के ऊपर, इसको भी मैं फॉर एग्जांपल रैप कंटेंट, ये तीसरा बटन आ गया, इसकी भी विड्थ हम कर देंगे मैच पेरेंट की, यार पेरेंट तक चला जाए, और मैच हाइट इसकी हम कर देते हैं फॉर एग्जांपल 100 डीपी की। ये मेरे पास दूसरा बटन आ जाएगा। इसी तरह से पहला बटन था, उसकी भी हाइट जो थी वो हम 100 डीपी कर देते हैं। ये तीनों बटन मेरे पास डिस्प्ले हो गए यहाँ पे। अब असल गेम खराब की हमारे पास इस एक्चुअली लीनियर लेआउट। इसका मतलब ये हुआ कि इसने कहा है कि यार मेरे पेरेंट की जितनी भी हाइट है उतनी हो जाए, ठीक है, और मेरे सॉरी जो हाइट है पेरेंट की उतनी हो जाए। इसको भी जब मैं रैप कंटेंट करूंगा तो इसका मतलब ये कि जितना कंटेंट तुम्हारे पास मौजूद है उतनी हाइट करो, क्योंकि कंटेंट कुछ भी नहीं तो उसने हाइट छोटी कर दी, बाकी ये चीज़ उसे बुलाई। पहले जब मैं पेरेंट कर रहा था तो उसने अपने पेरेंट की जगह ले रहा था, ठीक है, पेरेंट का मतलब ये कि मेरी हाइट मेरे पेरेंट जितनी हो जाए, तो ऑटोमेटिकली पुराने कंपोनेंट्स को स्क्वीज करके उसने छोटा कर दिया ताकि वो मैक्सिमम जगह ले सके। बस में ये चीज़ हो गई। तो मैच पेरेंट मतलब मेरे पेरेंट के हिसाब से सेट कर दो हाइट और विड्थ। मैच कंटेंट मींस मेरे अंदर जो डेटा है उस हिसाब से हाइट एंड विड्थ सेट कर दो। ये दो मेजर चीज़ें, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं हमारे कंपोनेंट यूआई डिजाइनिंग के अंदर, ठीक है। वंडरफुल, इन सबको कर देते हैं डिलीट। अब आ जाते हैं अगले टॉपिक के ऊपर। अच्छा, अब इसमें कार्ड व्यू बना लेते हैं छोटा सा, थोड़ा सा सेटअप सही करने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आ जाता हूँ कंटेनर्स के अंदर, कार्ड व्यू पे चले गए, ड्रैग एंड ड्रॉप करके हमने कार्ड व्यू बनाया। डिपेंडेंसी ऐड करने का बोलेगा, हमने कह दिया ओके। ओके, तो उसके बाद हमारे पास कार्ड व्यू यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। अब कार्ड व्यू में आप जाओगे तो देखो कार्ड व्यू का भी बड़ा डिफरेंस, मैं इसको सेलेक्ट किया कंपोनेंट ट्री के अंदर, तो विड्थ मैच पेरेंट, हाइट मैच पेरेंट, ये की चीज है समझने के लिए। इसका मतलब अगेन क्या होगा, यस, इसकी विड्थ भी विड्थ पूरे पेरेंट की जितनी आ जाएगी, हाइट भी इसके पूरे पेरेंट जितनी, इतनी बड़ी हाइट आ जाएगी। मुझे इतनी बड़ी हाइट इसकी नहीं चाहिए, तो मैं इसका फॉर एग्जाम्पल कह दूंगा रैप कंटेंट, जितना मैं तुम्हारे अंदर डेटा डालूं तुमने हाइट उतनी करनी, ठीक है। अब आ जाते हैं यहाँ पे टेक्स्ट पे, बल्कि कॉमन प्लेन एक इमेज उठा लेते हैं, तो बटन्स में चले गए, इमेज बटन, इमेज व्यू में आ गया, ठीक है। ड्रैग एंड ड्रॉप किया, कार्ड के अंदर मैंने एक इमेज व्यू डाल दी, एक अवतार यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं, तो देखो इमेज व्यू आई। अब क्योंकि मैंने इसको रैप कंटेंट किया हुआ है तो इसकी हाइट ऑटोमेटिकली उतनी होगी जितना बड़ा कंटेंट होगा, ठीक है। पेरेंट विड्थ पेरेंट की भी, ठीक है, जितनी भी मेरी स्क्रीन की विड्थ है ना तुम्हारा साइज उतना हो जाए। उसके बाद अगेन मैं कार्ड व्यू बना रहा हूँ, ठीक है, ये मेरे पास एक ऑप्शन इधर आ गया। अच्छा, अब इस कार्ड को कार्ड व्यू की सूरत में दिखाने के लिए, क्योंकि अभी तो स्क्रीन टू स्क्रीन है, कार्ड का मतलब ये कि नाइस राउंड कॉर्नर्स भी हम इसमें कर सकते हैं, कार्ड्स की बहुत अच्छी सेटिंग्स आती है। तो जब आप इसके ऑप्शंस में आ जाओगे तो कार्ड की मोस्ट इंपॉर्टेंट 4 सेटिंग्स होती हैं यार, इसके कॉर्नर्स, फॉर बैकग्राउंड फॉर एग्जाम्पल, तो बैकग्राउंड हम चेंज कर देते हैं, तो देखो कार्ड का आपका बैकग्राउंड चेंज हो गया। कोई भी कलर आप उठा लो जो आपको अच्छा लगे, ठीक है। उसके बाद आप इसको कह दोगे कि यार उप्स सॉरी, दोबारा कार्ड व्यू सेलेक्ट किया, अगेन मेक श्योर आप यहाँ पे कार्ड व्यू सेलेक्ट किया तो उसी की सेटिंग्स आ जाएंगी। कॉर्नर रेडियस मैं कह देता हूँ यार 14 डीपी, डीपी स्टैंड्स फॉर डिस्प्ले पिक्सल्स, ये आपके पिक्सल्स में आपके स्पेसिफाई करता है कि जो स्क्रीन के पिक्सल्स होंगे उस हिसाब से मैं इसकी साइज कैलकुलेट करता है। तो 14 डीपी का मतलब ये कि 14 पिक्सल्स के हिसाब से इसकी छोटा कॉर्नर कर दो। आप इसको खेलते रहो, जितना बड़ा आपको कॉर्नर चाहिए, फॉर एग्जाम्पल 24 कर दिया तो और ज्यादा राउंड कॉर्नर हमारे पास बन गए, ठीक है। उसके बाद इसमें हमारे पास एक एलिवेशन आती है, कार्ड है, ये हम इसमें सेटिंग कर सकते हैं, जरूरी नहीं की जाए, ठीक है, रिमेंबर दैट, ये मस्ट कंपलसरी सेटिंग्स नहीं है, डिपेंडिंग ऑन हाउ यू वांट टू ऑर्गेनाइज। तो कार्ड व्यू बेसिकली एक लेआउट है, कंटेनर है, इसके अंदर हम कंपोनेंट्स रखते हैं, लेकिन इसमें फिर कुछ एक्स्ट्रा सेटिंग्स मिलती हैं जिससे हम बड़ा अच्छा यूआई बना सकते हैं। तो हम इसको एलिवेशन भी दे सकते हैं, तो मैं इसको कह सकता हूँ 14 डीपी एलिवेशन हो जाए। तो एलिवेशन का मतलब ये है कि उसके नीचे एक थोड़ा सा शेडो इफेक्ट आ जाएगा, तो ऐसा लगेगा वो कार्ड हवा में उभरा हुआ है और नीचे उसका शेडो आ रहा है, तो थोड़ा इम्बोस्ड इफेक्ट हमें नजर आ रहा होता है। इसी तरीके से इसमें फिर हमारे पास एक और आ जाता है कंटेंट पैडिंग। कंटेंट पैडिंग का मतलब ये पैडिंग लफ्ज होता है कि कार्ड के अंदर के स्पेस, तो अभी देखो ये एज टू एज इमेज जा रही है, तो आप इसको थोड़ा कंट्रोल कर सकते हो कि यार 5 डीपी, थोड़ा सा पिक्सल्स छोड़ दो, देखो कार्ड तस्वीर अब जो है कार्ड के अंदर आ गई। मे बी आप इसको कह दो कि 10 डीपी, तो देखो अब ये तस्वीर इस कार्ड के अंदर नजर आ रही है और ऊपर बॉर्डर आ गया। तो अंदर से थोड़ा स्पेस ऐड करने के लिए हम ये चीज को कंट्रोल करते हैं, डिपेंडिंग ऑन आप क्या लुक देना चाह रहे हो, कौन सी इमेज बनाना चाह रहे हो, कंप्लीटली अप टू यू। उसी तरीके से फिर इसमें एक और ऑप्शन हम यूजली मैं यूज करता हूँ जिसको हम कहते हैं कार्ड प्रिवेंट कॉर्नर ओवरलैप, इसको भी अगर आप कर सकते हो, बल्कि इसमें यूज कार्ड और कॉम्पैक्ट पैडिंग का, ठीक है। ये कॉम्पैक्ट पैडिंग क्या करेगा, जैसे आप इसको क्लिक करोगे ना
तो ये एक बड़ी आउटसाइड एक कॉम्पैक्ट पैडिंग ऐड कर देगा कि कार्ड उसके अंदर भी एक स्पेस ऐड कर देगा। तो अब आपको देखो बड़ा अच्छा नाइस कार्ड, उसके अंदर नीचे शेडोज और इफेक्ट नजर आना शुरू हो जाते हैं। तो ये एक और ऑप्शन है हमारे पास ऐड करने का। इसी तरीके से मैं एक और कार्ड बनाता हूँ। अब हम लेआउट्स को डिफाइन करते हैं। ठीक है, ये देखो कंपोनेंट ट्री बन गया। पहला मेन कंटेनर, उसके अंदर कार्ड। अब उसके अंदर मैंने कार्ड भी उठाया, ड्रैग एंड ड्रॉप किया, इस मेन के अंदर दोबारा आके ड्रॉप किया। अब इसमें एक मेन के अंदर दो कार्ड बना दिया हमने। दूसरा कार्ड सेलेक्ट किया, उसकी सेटिंग में गए, देखो मैच पेरेंट है। इसको भी मैं क्या कर दूंगा, लेआउट विड्थ रैप कंटेंट, कि जितना कंटेंट डालूं भाईजान उतनी औकात पे आगे बढ़ना, उससे ज्यादा मत पढ़ना। अब नेस्टेड लेआउट्स में हम क्या करते हैं कि इस कार्ड लेआउट के अंदर भी मैं लीनियर लेआउट डाल सकता हूँ। मैं एक और लीनियर लेआउट उठाऊंगा, ड्रॉप कर दिया, और मैंने इसके अंदर डाला हुआ है हॉरिजेंटल, कि इस कार्ड के अंदर मुझे दो कॉलम्स में डेटा चाहिए। ठीक है, फिर इस लीनियर के अंदर हम आ जाते हैं कॉमन में, और इमेज व्यू आ गई, और मैंने इसके पहले कॉलम में इमेज ड्रॉप कर दी। अब की बार फॉर एग्जांपल मैंने ये बीटल इमेज उठा लेते हैं, क्लिक ओपन किया तो ये बीटल इमेज हमारे पास ओपन होकर आ गई। ओके, हमने कह दिया जबरदस्त। फिर इस लीनियर लेआउट के अंदर अब ये क्योंकि कॉलम है तो दूसरा कॉलम भी मुझे चाहिए, तो मैं टेक्स्ट उठाऊंगा और यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा। तो आप इधर भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो बाय द वे, लेकिन हम यहाँ भी कर सकते हैं, आसान हो जाता है। स्पेशली जब आप हायरार्की में काम कर रहे हो ना, तो यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करना निस्बतन बेहतर रहता है। अब देखो मेरे पास क्या बन रहा है, कंपोनेंट ट्री ये चीज कहलाती है कि पहला मेन कंटेनर, उसके अंदर कार्ड व्यू के अंदर इमेज, फिर दूसरा कार्ड बनाया। अब इसकी हायरार्की इस तरह डिफाइन करना बहुत लाजमी है। फिर इस कार्ड के अंदर मैंने एक और कॉलम बनाए, पहले कॉलम में इमेज आई, दूसरे कॉलम में टेक्स्ट किया। लेकिन अब थोड़ा सा सेटिंग मुझे सही नहीं बैठी। ये क्यों खराब बैठी, क्योंकि लीनियर लेआउट के अंदर जाएंगे तो इसकी सारा गेम यहाँ पर आ गया मैच पेरेंट का। इसको भी मैं कह दूंगा रैप कंटेंट। ठीक है, तो ये रैप कंटेंट हो जाएगा। और फिर इसके अंदर जो इमेज व्यू है, मैं इस इमेज की साइज को छोटा कर देता हूँ, ये भी रैप कंटेंट किया हुआ है। मैं इस इमेज को कह देता हूँ फॉर एग्जाम्पल 200 डीपी बाय 200 डीपी। ठीक है, तो आप इसको कस्टम भी कर सकते हो 200 डीपी। जरूरी नहीं कि मैच पेरेंट करो, बल्कि इसको थोड़ा सा विड्थ को हम और कम कर देते हैं, ये आ जाएगा 150 डीपी ये चीज। ठीक है, तो ये मेरे पास छोटी इमेज आ गई। अब ये आ गया टेक्स्ट। ठीक है, इस टेक्स्ट व्यू को उठाते हैं, और टेक्स्ट व्यू रैप कंटेंट है, इसको मैं कह देता हूँ फॉर एग्जांपल हेलो वर्ल्ड। तो आप टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज को चेंज कर सकते हो। टेक्स्ट साइज चेंज करना है तो नीचे आ जाओगे, यहाँ पे एस साइज। ठीक है, तो यहाँ से आपको साइज आ जाएगा, इसकी स्केल सेट कर सकते हो। टेक्स्ट में चले गए 40, ये अल्फाबेटिकली पूरी लिस्ट आती है। टेक्स्ट साइज में चले गए, इसको मैं कर दूंगा 24 SP। अब SP टेक्स्ट का यूनिट है। ठीक है, SP जो है वो टेक्स्ट का यूनिट है, DP पिक्सल में है। SP का मीन्स स्केल पॉइंट। ठीक है, स्केल पॉइंट्स जब भी हम टेक्स्ट को चेंज करते हैं तो वो पॉइंट्स में उसकी कैलकुलेशन होती है। वर्ड के अंदर भी जब हम साइज चेंज करते हैं तो पॉइंट्स में कैलकुलेशन हो रही होती है, यहाँ भी वही चीज हो रही है। ठीक है, तो SP का मतलब 24 है। इसका भी अब मैं साइज भी चेंज कर सकता हूँ, स्टाइल भी चेंज कर सकता हूँ, थीम भी बता सकता हूँ। टेक्स्ट का कलर है तो कलर भी हम बता सकते हैं कि यार टेक्स्ट का कलर कौन सा होना चाहिए, फॉर एग्जाम्पल रेड कर देते हैं, वो आ जाएगा। मुझे इसका बैकग्राउंड लगाना है तो एट्रीब्यूट्स में चले गए, हम बैकग्राउंड सेलेक्ट करेंगे, बैकग्राउंड में चले गए, फॉर एग्जांपल मैंने इसका बैकग्राउंड लगा दिया तो मेरे पास बैकग्राउंड टेक्स्ट आ गया। अब मुझे इसको करना है कि यार ये कंपोनेंट जो होगा उसकी अलाइनमेंट सेंटर करनी है मुझे, ये ऊपर नजर आ रहा है, ये नीचे नजर आ रहा है। तो हम आ जाएंगे लीनियर लेआउट, इसके सेटिंग में चले गए, यहाँ पे एक प्रॉपर्टी सर्च की जाती है ग्रेविटी की। ग्रेविटी क्या करता है कि आपके कंपोनेंट्स की अलाइनमेंट और उसकी प्लेसमेंट को कंट्रोल करता है वर्ल्ड ग्रेविटी के कॉन्टेक्स्ट में। तो इसको जब आप ग्रेविटी सेंटर कर दोगे तो देखो कंपोनेंट ऑटोमेटिकली स्क्रीन के सेंटर पे आ जाएगा। ठीक है, बस इसी तरह से आप लेफ्ट राइट टॉप स्टार्ट फिल कोई भी ग्रेविटी उठाना चाहो तो कर सकते हो। तो कंपोनेंट की अलाइनमेंट सेंटर करने के लिए मैंने ग्रेविटी लगा दी, तो ये एक और कंपोनेंट हमारे पास बन गया। अब नोट करो इसका कार्ड व्यू का थोड़ा लुक वो वाला नहीं आ रहा जो ऊपर वाला कार्ड आ रहा, हालांकि दोनों कार्ड बनाए मेरी डिजाइन के ऊपर है। इसको भी चेंज करना है, कार्ड व्यू सेलेक्ट किया, अलाइनमेंट में गए, सेम चीज कॉर्नर रेडियस में 24 DP कर देते हैं। पैडिंग फॉर एग्जांपल मैंने 5 DP कर देता हूँ, ज़्यादा मुझे नहीं चाहिए। और एलिवेशन हमने दे दी 16 DP, या उतनी जितनी पहले की रखी थी, और पैडिंग हम एलिवेशन कर देंगे तो थोड़ा सा ये इसको स्क्रीन के अंदर से इम्पोस्ट इफेक्ट करके हमें एलिवेशन बना के देंगे। परफेक्ट। इसका बैकग्राउंड कलर हमने ऐड नहीं किया, हमारे वाइट छोड़ा हुआ, हमारी मर्जी। आप चाहो तो इसका बैकग्राउंड कलर भी दे दो कोई दूसरा वाला, तो एक और कार्ड बनकर आ गया। तो ये कहलाता है कंपोनेंट ट्री। ठीक है, अब आपसे कोई भी पूछेगा यार इस तरह का UI बना के दो, तो अब हमें सिर्फ ब्रेक करना है कि अच्छा ये कार्ड आ गया तो कार्ड व्यू आ गया, इसके अंदर ये पहला कॉलम ये दूसरा कॉलम, तो दो कॉलम में डेटा आ गया, तो मुझे एक लीनियर लेआउट लगाऊंगा उसके अंदर डेटा डालूंगा।
इस वाले में मैंने कोई कॉलम नहीं लगाया क्योंकि सिर्फ एक सिंगल इमेज आनी थी। मुझे इस इमेज को सेंटर पे करना है तो कार्ड व्यू सेलेक्ट किया, इसकी ग्रेविटी में चले गए, ठीक है, और ग्रेविटी में जाने के बाद GRA सॉरी कार्ड व्यू लेआउट ग्रेविटी, और इसको हम सेंटर कर देंगे, ठीक है, ताकि कंपोनेंट जो मेरा है वो सेंटर के हिसाब से मुझे इसमें नजर आने लग जाए। इमेज व्यू और ये इसकी ग्रेविटी को भी हम सेंटर कर देंगे, ठीक है, सॉरी, तो ये आपकी सेंटर पर आ जाएगा डिपेंडिंग ऑन आप उसको कैसे कंट्रोल कर रहे हो। इसी तरीके से मैं इसमें तीसरा कार्ड भी बना सकता हूँ। अब मुझे रो की फॉर्म में डेटा चाहिए, हॉरिजेंटल चाहिए, मैं उसको और कंट्रोल कर सकता हूँ जैसे जाना है। तो आपने सिर्फ उसको ब्रेक करना है। फॉर एग्जाम्पल हेलो वर्ल्ड के नीचे एक और आपको लोगो आइकॉन चाहिए, अब क्या करना होगा, तो हम क्या करेंगे, इस टेक्स्ट की जगह पे, क्योंकि एक तो लीनियर लेआउट आ गया, पहला कॉलम में इमेज आ गई, दूसरे कॉलम में एक और कंटेनर डाल देंगे और फिर उसको दो रोज में डिवाइड करेंगे। तो बेसिकली रो कॉलम रो कॉलम रो कॉलम में आपको स्ट्रक्चर ब्रेक करना है, आपका लेआउट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगेन लेआउट में चले गए, कंटेनर्स में चले गए, कार्ड व्यू डाला, एक और मेन के अंदर मैंने तीसरा कार्ड व्यू दोबारा नीचे यहाँ पे डाल दिया इसकी ग्रेविटी भी ऑलरेडी सेंटर कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे खुला हुआ है। शहजादे को भी हम यहाँ भी कॉर्नर रेडियस में दे देता हूँ 14 DP, और इसका बैकग्राउंड कलर उठा के हम ग्रीन कर देते हैं फॉर एग्जांपल, और इसका मेरे भाई पैडिंग हम दे देते हैं फॉर एग्जांपल 5 DP। डिस्प्ले पिक्सल एलिवेशन हमने दे दिया 14 DP, डिस्प्ले पिक्सल 14 पिक्सल्स ऊपर उभरा हुआ नजर आए। कंटेंट पैडिंग हमने इसको ऑन कर दी ताकि थोड़ा सा कार्ड व्यू का अंदर भी एक पैडिंग हमारे पास नजर आ जाए। इसका मतलब है कि थोड़ी सी पैडिंग फेंक के ना भाईजान फिर तुसी काम शुरू करो। काम हमने शुरू कर दिया। अब आ जाते हैं लेआउट्स के अंदर। सबसे पहले हम इसमें आ जाते हैं, आपका अल्लाह भला करेगी, लीनियर लेआउट लगा दिया, तो ये लीनियर लेआउट आ गया, मींस कार्ड के अंदर ही एक और लेआउट। तो अब देखो लेआउट के अंदर कार्ड, कार्ड के अंदर लेआउट, ये नेस्टेड लेआउट स्ट्रक्चर कहलाता है। इसके अंदर मैं आ जाऊंगा टेक्स्ट के अंदर। सबसे पहले हम कह देते हैं मुझे, सॉरी, बटन के अंदर मुझे एक बटन चाहिए, तो लेआउट के अंदर मैंने एक बटन बना दिया, तो ये पहला बटन मेरे पास बन गया। इस लेआउट के अंदर अब मुझे अगली रो में दो बटन चाहिए, ठीक है। एक बटन तो ये मेन बन गया, इसका नाम मैंने दे दिया फॉर एग्जाम्पल C, ओके, या इसका हम कह देते हैं काउंट कर देते हैं, COUNT काउंट, ठीक है। तो फिर मैं अब क्या करूंगा, जो अभी मैं ऊपर वाला एग्जांपल बता रहा था, मैं फिर लेआउट में जाऊंगा। अब दूसरे कॉलम में एक और बटन चाहिए, पर वो अब उसमें दो बटन से एक साथ ऊपर नीचे चाहिए, तो मैं एक और लीनियर लेआउट उठाया। इस लेआउट के अंदर मैंने एक और लीनियर लेआउट डाल दिया। तो देखो ये लीनियर लेआउट, उसके फर्स्ट कॉलम में बटन आया, दूसरे कॉलम में एक और लीनियर लेआउट आ गया भाई, ठीक है। ये भी मैच पेरेंट है। अगेन अब ये पेरेंट पेरेंट के ऊपर बड़ा ख्याल रखना, देखो अलाइनमेंट पूरी की पूरी उसके ऊपर डिपेंड कर रही होती है। तो हम क्या करेंगे, इस लीनियर के अंदर अब मैं बटन पे चला गया, मैंने बटन उठाए, एक पैटर्न पहली रो में देखो बना दिया, फिर दूसरे में गए, दूसरा बटन देखो मैं इसकी दूसरी रो में बना दिया। क्या बात है, ठीक है। अब आ जाते हैं इसकी हाइट और विड्थ सेट करते हैं। तो मैं हाइट को सेट कर दूंगा, यार क्या करो, रैप कंटेंट, जितना कंटेंट है उतना रैप करो। और इसी तरीके से ये जो बटन था, पहला लीनियर लेआउट, इसका भी हम कर देंगे रैप कंटेंट, तो ये रैप कंटेंट आ गया। अब पहला लीनियर लेआउट का जो बटन है, इसकी हमारे पास कितनी साइज बैठेगी वो आप ये कर दो। अब देखो इसकी हमने विड्थ की हुई है रैप कंटेंट, मैं रैप कंटेंट नहीं करता, मैं विड्थ को स्पेसिफाई कर देता हूँ कि यार इसकी विड्थ जो है वो 250 DP हो जाए, तो ये 250 DP तक आ गई, और हाइट इसकी मेरे पास इतनी बन जाए। तो आप मैन्युअली भी ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी सेट कर दी, या यहाँ से आप सेट कर दो। फॉर एग्जांपल थोड़ी सी आई थिंक इसको 220 DP कर लेते हैं, तो राउंड कॉर्नर बन जाएगा, ठीक है। तो अब ये देखो क्या बना, एक कॉलम में बटन आ गया, सामने दो रोज आ गई। यही चीज हमने यहाँ पे किया, फर्क सिर्फ इतना कि यहाँ पे इमेज थी, मैंने बटन दे दिया, यहाँ पे एक और सिर्फ सिंगल टेक्स्ट था, उस सिंगल की जगह पे अब दो ऑप्शन और आ गए। ये मेरे पास कंपोनेंट ट्री बन गया ठीक है, बात समझ में आई। फाइनली अब आ जाते हैं बैक एंड की कोडिंग के ऊपर। तो ये था फ्रंट एंड का सारा यूआई डिजाइनिंग, एट्रीब्यूट सेट करना, प्रॉपर्टी सेट करना, वैल्यू सेट करना। नेक्स्ट लेट्स जस्ट टॉक अबाउट बैक एंड की कोडिंग। यार अब अगर मुझे बैक एंड की कोडिंग करनी है तो गेम कैसे डालें, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास ये लीनियर लेआउट लगा हुआ है, कार्ड व्यू आ गया, कार्ड व्यू के अंदर हमने ऑलरेडी कॉलम डाला हुआ है, कॉलम 1 2, और इस कार्ड व्यू को भी मैं कर देता हूँ। देखो अब ये कार्ड व्यू नीचे ब्लैक वो ग्रीन एरिया, मुझे ग्रीन एरिया नहीं चाहिए, तो मुझे ऑब्वियसली साइज छोटी करनी पड़ेगी। तो आसान उसका तरीका ये कि उसकी हाइट में जाएंगे हम, रैप कंटेंट, अभी पेरेंट है तो मीन्स जितनी जगह पेरेंट ने छोड़ी हुई उतना जाओ, रैप कंटेंट कर दोगे तो देखो ऑटोमेटिकली रैप होकर नीचे आ गया। क्या जबरदस्त चीज है, ठीक है। इसी तरीके से आ जाते हैं विजिट्स के अंदर, सॉरी कंटेनर्स के अंदर, कार्ड व्यू एक और मैंने फिर मेन पेरेंट के ऊपर अपने पास फेंका, ठीक है, यहाँ पे यार एक और कार्ड व्यू बनाओ,
उस कार्ड व्यू के अंदर मैं सिंपली दे दूंगा फॉर एग्जांपल एक सिंगल टेक्स्ट व्यू। ठीक है, ये टेक्स्ट व्यू आ गया और इसको मैं कह देता हूँ विड्थ मैच पेरेंट, हाइट मैच पेरेंट। जितना पेरेंट है तुम उतना चला जाओ। कार्ड व्यू में चले गए, सेम सेटिंग शहजादे दोबारा करेंगे। इसको मैं ऑरेंज कर देता हूँ। ठीक है, बैकग्राउंड कलर रेडियस को हमने कर दिया 16 dp, उतना हो गया। कंटेंट पैडिंग हमने कर दी 5 dp, उतना हो गया। एलिवेशन को हमने कर दिया 16 dp, उतना हो गया। कंटेंट पैडिंग कर दिए। ये मेरे पास और ऊपर बेहतरीन ऐसे चीज़ आ गई। टेक्स्ट व्यू में चले गए, टेक्स्ट की हम सेटिंग्स कर लेते हैं। स्क्रॉल कर दो नीचे या यहाँ सर्च पे कर दो, फॉर एग्जांपल टेक्स्ट लिखोगे तो टी से जितने भी आए सारे आ जाएंगे। यहाँ पे आके मैंने कर दिया 34 SP, तो फॉन्ट मेरे पास बड़ा होकर आ गया। ओके, इसका जो फोरग्राउंड टेक्स्ट कलर है उसको हम कर देते हैं वाइट, ताकि बड़ा बड़ा नजर आ जाए। आप चाहो तो इसकी टेक्स्ट की स्टाइल वगैरह जो थे उसको कंट्रोल कर सकते हो। यहाँ पे देखो बोल्ड आ गया तो बोल्ड कर दिया तो बोल्ड हो जाएगा। इसी तरीके से ग्रेविटी खोल दी शहजादे की, इसको सेंटर अलाइनमेंट कर देंगे तो ये टेक्स्ट सेंटर पर आ जाएगा। इसी तरीके से इसको बंद किया, नीचे आ गए। इसकी टेक्स्ट की जो हाइट थी मैच पेरेंट की जगह पे रैप कंटेंट कर देंगे। और ये वाला था ना, हाँ आई थिंक इसकी स्क्रीन की जगह कम पड़ गई इसको, चलें। उसके बाद यहाँ पे जो टेक्स्ट भी लिखा हुआ है यहाँ पे मैं लिख दूंगा 0 फॉर नाउ, तो मेरे पास 0 का कंटेंट आ जाएगा इधर। ठीक है, मैं कह दिया, जबरदस्त बन गई कहानी। अब इसमें और नेक्स्ट चीज हमें क्या करनी है। अब अगर हाँ इसका कंटेंट और बढ़ रहा होता, फॉर एग्जांपल बढ़ रहा, मुझे चाह रहा हूँ यार स्क्रॉल करूँ मैं, तो मुझे इसके लिए स्क्रॉल व्यू का कंटेनर लगाना पड़ेगा। ठीक है, डू कीप इन माइंड विद दैट। तो मैं मेन कंटेनर के अंदर पहले मैं स्क्रॉल व्यू डाल दूंगा और तमाम के तमाम कंपोनेंट्स स्क्रॉल व्यू के अंदर होने चाहिए, ताकि अब जब कंटेंट्स बढ़ते जाएंगे तो आराम से आप स्क्रॉल भी कर सको। ओके, अब गेम ये है कि अगर मैं इसको बटन पे क्लिक करूं तो ये टेक्स्ट चेंज हो। सिंपल सा एक लॉजिक लगाते हैं काउंट का, बहुत दफ़ा किया हुआ है। जब बटन पे क्लिक करूं तो ये टेक्स्ट भी हमारे पास तब्दील हो जाए। उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले बटन सेलेक्ट किया, मेक श्योर आपने उसकी आईडी सेट की हुई। मैं कह दूंगा बटन काउंट, तो बटन काउंट आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, इसी तरह जिस टेक्स्ट फील्ड की डेटा तब्दील करनी है उसकी भी आईडी चेंज कर दो। तो इसको मैं कह दूंगा टेक्स्ट COUNT काउंट कर दिया, रिफैक्टर कर देंगे तो ये टेक्स्ट काउंट हो गया, ये टेक्स्ट बटन हो गया। अब मैं इस बटन को कोड चेंज करना है। अब हम आ जाएंगे जावा के अंदर। अब थोड़ी सी बैकएंड के ऊपर बात कर लेते हैं। जावा में आने के बाद हम सिंपली क्या करेंगे, क्लास में जाएंगे। मेन क्लास बॉडी है, यहाँ पे 3 स्टेप्स किए जाते हैं। आप इकट्ठा नीचे भी कर सकते हो। ठीक है, ये जो ऑन क्रिएट का इवेंट है उसके अंदर भी आप ये चीज़ कर सकते हो। ऑन क्रिएट क्या है, ये एंड्रॉयड एक्टिविटी लाइफ साइकिल कहलाती है। एंड्रॉयड की जब एक्टिविटी लाइफ साइकिल की हम बात करते हैं तो उसके अंदर बेसिकली कुछ डिफॉल्ट से फंक्शन हमारे पास आ जाते हैं, जिसको थोड़ा सा ख्याल रखना बड़ा लाजमी है। ठीक है, एक्टिविटी क्या बताती है, एक्टिविटी बताती है कि जब आपकी ऐप रन होगी तो सबसे पहले ऑन क्रिएट का इवेंट कॉल होता है। ये वाला मेथड है जो एग्जीक्यूट होगा, जो आपकी ऐप को एक्चुअली क्रिएट करता है। ठीक है, और इसके अंदर ये सारा कोड दिया हुआ है जो आपकी कंपोनेंट्स यूआई को, एक्टिविटीज, मेन लेआउट्स को लोड करके यूजर को दिखा रहे होते हैं। तो जैसे ही आप ऐप, किसी भी दुनिया की ऐप पे जब पहली दफा एंड्रॉइड पे क्लिक करते हो, सबसे पहले उसके अंदर एक्टिविटी के अंदर क्रिएट का मेथड एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, ये आपकी ऐप को एक्चुअली क्रिएट करता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एक मेथड आ जाता है स्टार्ट का। ठीक है, इसको एक्चुअली हम कहते हैं ऑन स्टार्ट। ठीक है, ये ऑन स्टार्ट का देखो इसका डिफॉल्ट मेथड हमारे पास यहाँ पे आ जाता है। ये ऑन स्टार्ट का मेथड क्या करता है हमारे पास, कि आपकी एक्टिविटी को स्टार्ट कर देता है। ओके, तो आपकी एक पहले क्रिएट एक्टिविटी क्रिएट की, उसके बाद स्टार्ट, इस एक्टिविटी को स्टार्ट करता है। तो ये सेकंड मेथड आता है। इसी तरीके से तीसरा मेथड आता है हमारे पास ऑन रिज्यूम का। ठीक है, ये एक्टिविटी लाइफ साइकिल का तीसरा मेथड है। ऑन रिज्यूम आपकी ऐप की एक्टिविटीज को रिज्यूम करके चला देता है। ठीक है, स्टार्ट भी पूरी ऐप को स्टार्ट करता है। रिज्यूम एक और मेथड है, ये इसीलिए क्योंकि आपकी ऐप पॉज होती है। एंड्रॉइड के अंदर मल्टीपल लाइफ साइकिल्स आते हैं, मल्टीपल स्टेजेस होती है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप ऐप चल रही है व्हाट्सएप और आपने होम बता दिया तो ऐप आपकी बंद हो गई, तो उस ऐप का स्टेटस क्या रहा, क्या डिलीट हो गई, शट डाउन हो गई, क्लोज हो गई, पॉज हो गई, उस वजह से। और फिर जब दोबारा होम पे क्लिक किया, मल्टी विंडो पे गया, दोबारा व्हाट्सएप पे किया, तो वो वापस खुल गई। तो वो वापस एक्चुअली रिज्यूम स्टेट में आती है, क्योंकि वो क्रिएट हो चुकी थी, स्टार्ट भी हो चुकी थी। अब जब वो पॉज होने के बाद वापस आती है उसको रिज्यूम स्टेट कहा जाता है। क्या, जब आप ऐप को दोबारा से स्टार्ट कर लॉन्च करते हो, क्योंकि ऑलरेडी चल रही है बैकग्राउंड में, तो वो रिज्यूम हो जाती है, वो सिर्फ पॉज हो जाती है और फिर रिज्यूम हो जाती है। ये हमारे पास तीसरा एक मेथड आता है रिज्यूम। उसके बाद चौथा हमारे पास एक मेथड आता है ऑन पॉज का, ऑन PAUSE पॉज का। ऑन पॉज का अगेन वही मतलब है कि आप फॉर एग्जाम्पल यूट्यूब देख रहे हो, व्हाट्सएप का मैसेज आया तो आप मैसेज पे जब क्लिक करते हो ना, तो क्या होता है, यूट्यूब बैकग्राउंड में चला जाता है, व्हाट्सएप फ्रंट पे आता है। तो वो यूट्यूब की जो
ऐप है वो पॉज स्टेट में चली जाती है, वो पॉज हो जाती है, वीडियो भी पॉज हो जाती है ताकि आप मैसेज पढ़ सको। इसी तरह आप मल्टी पे क्लिक करके जब आप व्हाट्सएप पे जाते हो तो जो उससे पहले ऐप थी वो पॉज स्टेट में चली गई, दूसरी पीछे वाली ऐप सामने आ जाती है। तो स्टेट्स आपकी इस तरह से स्विच होती हैं, कंट्रोल होती हैं। पॉज से आपकी ऐप, रनिंग ऐप जो है उसका स्टेटस पॉज हो जाता है। फिर 5 हमारे पास आता है ऑन स्टॉप का। ठीक है, ऑन स्टॉप क्या करते हैं कि आपकी ऐप को स्टॉप कर देता है। ठीक है, मतलब आपकी ऐप पूरी रुक जाती है। पॉज सिर्फ उसको पॉज कर देता है, जैसे वीडियो पे चलते पॉज हो जाती है ना, अभी भी लोड होती है। ऑन स्टॉप मींस पूरी वीडियो स्टॉप कर दी, जीरो पे चली गई। ठीक है, जब स्टॉप से आप करते हो तो वो रिज्यूम नहीं होता, दोबारा स्टार्ट पे होता है। पॉज से स्टेट वापस रिज्यूम पे जाता है। ऑन स्टॉप जब की तो आपकी अब ऐप बिल्कुल बंद हो गई, मीन्स आपने शट डाउन क्लोज कर दी। तो अब जब आप दोबारा ऐप चलाने जाओगे ना तो वापस स्टार्ट पे जाएगा, तो यहाँ से कंट्रोल स्टॉप से वापस स्टार्ट पे जाएगा, फिर रिज्यूम में जाएगा और फिर आपकी ऐप रनिंग स्टेट में आ जाती है। और फिर फाइनली जो छठा एक हमारे पास स्टेटस आता है वो आता है डिस्ट्रॉय का। ये मीन्स आप ऐप कंप्लीटली सिस्टम से डिस्ट्रॉय कर दी। ठीक है, अब आपकी ऐप कंप्लीटली बंद हो गई, ऐप डिस्ट्रॉय होगी। तो ये डिफॉल्ट मेथड्स हैं, यूज होते हैं। डिस्ट्रॉय होने के बाद जब आप दोबारा ऐप पे क्लिक करोगे तो वापस ऑन क्रिएट पे जाएगी, नए सिरे से ऐप बनाएगा, स्टार्ट का मेथड भी एग्जीक्यूट करेगा और फिर रिज्यूम का मेथड भी एग्जीक्यूट करेगा। हमारे पास डिफॉल्ट में सिर्फ ऑन क्रिएट का मेथड आया हुआ है, बाकी मेथड्स अभी हमने बनाए नहीं, हम बना सकते हैं। ठीक है, ये क्योंकि इसने ऐप को क्रिएट करना होता है। तो ये मेथड्स ऑन स्टार्ट, ऑन रिज्यूम, ऑन पॉज, ऑन स्टॉप एंड ऑन डिस्ट्रॉय, ये 6 स्टैंडर्ड एक लाइफ साइकिल के मेथड्स हैं एंड्रॉइड एक्टिविटी के। नाम से पता चलता है कि इनका बेसिक काम क्या है, पर किस ऐप के बाद कौन सा, किस मेथड के बाद कौन सा मेथड कॉल होगा ये समझना लाजमी होता है। तो पहले ऑन क्रिएट होते हैं, फिर ऑन स्टार्ट, फिर ऑन रिज्यूम। रिज्यूम मतलब ऐप आपकी रनिंग में, यूजर उस ऐप को इस्तेमाल कर रहा है। फिर अगर यूजर स्विच कर रहा है तो पॉज आएगा, स्टॉप होगा और फिर डिस्ट्रॉय होगा। ये स्टेप्स यही चलेंगे। ठीक है, कि पहले आपकी ऐप पॉज होती है, फिर स्टॉप होती है, फिर डिस्ट्रॉय होती है। डिस्ट्रॉय के बाद जब दोबारा खोलोगे तो वापस क्रिएट पे जाएगा। पॉज के बाद दोबारा खोलोगे तो रिज्यूम पे जाएगा। स्टॉप के बाद दोबारा खोलोगे तो स्टार्ट पे जाएगा, फिर रिज्यूम पे जाएगा, फिर ऐप चलाएगा। साइकिल फिर वही चलती रहेगी। बात समझ में आई? बेहतरीन। ठीक है, वंडरफुल। कमेंट करके बताओ यहाँ तक बात समझ में आई नहीं आई। ठीक है, चलो सही है, मैं भी थक गया। आ जाते हैं बटन के ऊपर, एक दो चीज़ें और करते हैं फिर इसको वाइंड अप करते हैं, बहुत लंबा हो गया, इतना बड़ा करने का इरादा नहीं था हमारे पास। ठीक है, तो अब आ जाते हैं ऑन क्रिएट के अंदर के। जैसे ही ऐप क्रिएट हो तो सबसे पहले हम कह देंगे शहजादे एक बटन बना दो, इसका नाम दे दो बटन सी कर दिया, इज इक्वल्स टू। जैसे ही बटन लिखा तो एरर आ गया, किसने कहा यार आप बटन बना रहे हो पर मेरे पास इंपोर्ट स्टेटमेंट नहीं है। इसी के ऊपर कर्सर ओवर किया, इंपोर्ट करा दिया, तो आपका ऑटोमेटिक नोट करोगे अब बटन यहाँ पे ऐड हो चुका है हमारे पास। ठीक है, अब खैर इस इंपोर्ट को हमने बंद कर दिया, बटन सी में गए। ये क्या रहा, स्टेप फर्स्ट रहा क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट। अब आप जावा के थ्रू बटन का ऑब्जेक्ट बना रहे हो, पहला स्टेप बटन, बटन का नाम। दूसरा स्टेप में हमारे पास आता है, हम लिखते हैं फाइंड व्यू बाय आईडी। ठीक है, r.id डॉट और फिर बटन काउंट। अब हम फाइंड व्यू बाय आईडी यूज करते हैं सेकंड स्टेप में। फाइंड व्यू बाय आईडी एक डिफॉल्ट मेथड है जिसका मतलब ये कि बाइंड करो मेरे एक्सएमएल में जो भी मैं बटन बना के आया था उसको और जावा के इस बटन ऑब्जेक्ट को जो भी मैंने बनाया। तो बेसिकली दो चीजें हुई है, बटन हमने एक्सएमएल में बनाया, रीड उसको हम जावा के अंदर कर रहे हैं, दो अलग अलग फाइलों में चीज बनी हुई है। यहाँ पे दो फाइलों को बाइंड करना कहलाता है, लिंक करना कहलाता है। उसको लिंक करने के लिए कि यार बटन एक्सएमएल में क्रिएट हुआ था, उसको रीड करके ले आओ और उसको जावा में प्रोसेस करना है। तो एक फाइल का डेटा दूसरी फाइल में जाने के लिए हम बाइंडिंग करते हैं या लिंकिंग कहते हैं, वो ये स्टेप में हो रहा है। बटन बनाना, ऑब्जेक्ट जावा का, इंपोर्ट स्टेटमेंट मेक श्योर ऐड करना, क्योंकि ऑटो हो जाती है तो उसको हम याद नहीं रखते, लेकिन पता होना लाजमी है कि इंपोर्ट स्टेटमेंट भी होनी चाहिए, खुद से वो कर देता है। फिर फाइंड व्यू बाय आईडी। अब इसका मतलब ये कि एक मेथड है, एक कंपोनेंट है जिसको वो व्यू कहता है, कि एक व्यू बना हुआ है, उसको फाइंड करो बाय आईडी से। आईडी क्या होगी, r.id। अब r डॉट क्या है, r बेसिकली रूट क्लास का एक ऑब्जेक्ट है। रूट मीन्स जो मेन इसका कोड आया था, उसके अंदर रूट जो एंड्रॉइड की बनी हुई है उसके अंदर डॉट आईडी करके एक आईडी सब क्लास है, डॉट बटन जो भी बना। अब डॉट बटन कहाँ से आया, रिमेंबर मैंने इसको रीनेम करके डॉट बटन काउंट किया था, वही नाम हमने यहाँ पे पुकारा। अब इसका मतलब ये हुआ कि उसने उस एक्सएमएल से डेटा रीड करके, उस बटन को रीड करके मेरे जावा वाले ऑब्जेक्ट में लाके डाल दिया। अब मैं जावा के कहरूंगा, जावा के थ्रू के भाईजान बटन सी में जाओ, डॉट सेट करो ऑन क्लिक लिसनर। ऑन क्लिक लिसनर एक डिफॉल्ट मेथड है जावा का, ये लिखना और ये याद रखना,
लाजमी है। ऑन क्लिक लिसनर का मतलब ये कि जब बटन पे क्लिक हो तो उसके नतीजे में क्या हो, उसके नतीजे में कुछ एक्शन परफॉर्म हो। तो उस क्लिक को रेडिफाई करने के लिए हम ऑन क्लिक लिसनर का मेथड यूज करते हैं। इसको एक मेन आर्गुमेंट चाहिए था, इसको हम कहते हैं न्यू व्यू ऑन क्लिक लिसनर। ठीक है, अब इसको मैंने एंटर प्रेस कर दिया तो कोड ऑटोमेटिकली लिखा हुआ गया, लेकिन हमें पता होना लाजमी है। मैं पूछ भी सकता हूँ, व्यू ऑन क्लिक लिसनर का कोड दे दिया उसके आर्ग्यूमेंट्स के अंदर, ब्रैकेट स्टार्ट किया, ब्रैकेट क्लोज और क्लोज खत्म हुआ। ओवरराइड का लफ्ज ऐसे होता है कि यार ये डिफॉल्ट पहले से हम इसको ओवरराइड कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं होता हमारे लिए। पब्लिक वॉइड ऑन क्लिक और फिर इसको व्यू को ऑब्जेक्ट दे दिया। ये बेसिक डिफॉल्ट कोड है जो हमें याद रखना पड़ेगा, याद रखना आता है। ठीक है, अब इसके अंदर मैं दे दूंगा कि यार तुमने करना क्या, करना ये कि जब मैं इस बटन पे क्लिक करूं तो टेक्स्ट का ये वैल्यू हमारे पास तब्दील हो जाए। ठीक है, तो इस वैल्यू को तब्दील करने के लिए हम कह देंगे कि यार ऐसा करो, मैं थोड़ी इसकी साइज छोटी कर देता हूं ताकि पढ़ने में आ जाए। ठीक है, जब इस बटन पे क्लिक हो तो इसका डेटा चेंज हो, वो करने के लिए बेसिकली अब हम क्या करेंगे, सेम चीज। सबसे पहले तो वो टेक्स्ट फील्ड को रीड करना है, तो मैं यहाँ पे करूंगा टेक्स्ट व्यू txt इज इक्वल्स टू फाइंड व्यू बाय आईडी। ठीक है, व्यू को फाइंड करो, r.id में जाओ, डॉट क्या करो, टेक्स्ट उप्स डॉट टेक्स्ट काउंट कर दो। ठीक है, कि जो जो काउंट हमने उठाया था उस काउंट को रीड करा के लिया। तो वही स्टेप देखो, पहला स्टेप ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट का हमने इंपोर्ट स्टेटमेंट आप ऑटोमेटिकली आ जाती है, नहीं आई तो आप क्लिक करके ऐड कर लेते हो तो इंपोर्ट स्टेटमेंट आ गई। दूसरा स्टेप फाइंड व्यू बाय आईडी किया, फाइंड करो एक आईडी से कंपोनेंट जिसकी r.id हमारे पास क्या हो, r का मतलब रूट है, रूट व्यू है, डॉट आईडी होगी टेक्स्ट काउंट करके। व्यू में गए, इस पर क्लिक किया, देखो इसकी आईडी हमने टेक्स्ट काउंट करके रखी थी। ये वो नाम हम यहाँ पे पुकार रहे हैं कि यार इसको पुकारो। ठीक है, और उसको पुकार कर उसको जावा के साथ बाइंड कर दो। तो UI XML के अंदर से डेटा को रीड करो, जावा के अंदर बाइंड कर दो, ये चीज़ यहाँ पे बंद कर आ जाएगी। फिर हमने क्या करना है, अब हम इसको कह देंगे कि यार जो जो भी अब हमारे पास ऑपरेशन है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि यार एक इंटीजर वेरिएबल बना देते हैं, काउंट इज इक्वल्स टू 0 कर दिया, और फिर यहाँ पे मैं कह दूंगा कि यार काउंट प्लस प्लस कर दो। ठीक है, फिर हम इसको कह देंगे कि यार ये जो टेक्स्ट सी था ना मेरे पास, डॉट सेट टेक्स्ट। अब किसी भी कंपोनेंट का टेक्स्ट सेट करने के लिए हम एक मेथड यूज करते हैं कि यार उस कंपोनेंट को लिए डॉट सेट टेक्स्ट का मेथड उठाएं, और फिर मैं इसको कर दूंगा कि यार इसमें प्लस काउंट का ये वेरिएबल को हमने कॉल करा दिया। ठीक है, अब यहाँ पे प्लस प्लस क्यों लगाया, क्योंकि सेट टेक्स्ट हमेशा स्ट्रिंग फॉर्म में डेटा सेट करता है। तो प्लस प्लस और फिर प्लस काउंट मीन्स ये सॉरी क्या कहते हैं इसको, कोटेशन मार्क्स, डबल कोटेशंस, ताकि ये स्ट्रिंग हो जाए, उस स्ट्रिंग के साथ इस वेरिएबल की वैल्यू को कॉन्केटिनेट कर दो, ज्वाइन कर दो, तो जो भी आंसर काउंट का प्लस का होगा यहाँ पे सेट होकर आ जाएगा। ठीक है, ये एक सिंपल सा हमारे पास ऑपरेशन बन जाता है। लेट्स रन दिस ऐप, और इसको रन करने के लिए हमने यहाँ प्लस आइकॉन पे क्लिक किया, मेकिंग श्योर कि मेरे पास इम्यूलेटर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हो। ठीक है, मैंने जब इसको इंस्टॉल कर देंगे तो ये हमारे पास ऐप रनिंग स्टेट में आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे रन करेंगे तो इम्यूलेटर मेरा रन हो गया। इम्यूलेटर इंस्टॉल करने की मेरी अलग पूरी वीडियो बनी हुई है, बहुत सिंपल सा काम है। आप यहाँ पे आ जाओ, टूल्स में सॉरी डिवाइस मैनेजर में चले जाएंगे, तो डिवाइस मैनेजर में जाके आपके यहाँ पे डिवाइस मैनेजर ओपन आएगी, प्लस पे क्लिक करेंगे और अपना इंस्टॉल करेंगे। ठीक है जनाब, तो ये मेरे पास मेरा सारा सेटअप बनकर आ गया। थोड़ा सा देखो UI के अंदर डिफरेंस प्रॉब्लम आ रहा है, जो कि आना नहीं चाहिए लेकिन आ रहा है। मैं काउंट पे क्लिक किया तो काउंट वाला काम तो सही कर रहा था, बट आई थिंक अब ये जो लेआउट का सारा मसला आ रहा है उस वजह से कि हमने कुछ प्रीवियस कंपोनेंट्स भी बनाए थे, डिलीट किए, रिमूव किए, तो उस वजह से थोड़ा सा लेआउटिंग हमारे पास गड़बड़ कर रही है। और दूसरा, इमेज वो सही से लोड नहीं कर रहा फॉर सम रीज़न। ठीक है, क्योंकि रैप कंटेंट किया हुआ है तो इमेज नज़र ही नहीं आई तो कंटेंट ज़ीरो हो गया। दूसरी इमेज भी लोड नहीं हुई तो ये ज़ीरो हो गया, समहाउ इमेज लोड नहीं हो रही, तो उसकी वजह से साइज में हमारे पास फ़र्क आ गया। एनीवे ये होना नहीं चाहिए वैसे, लेकिन खैर बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए यहाँ पे आया। अब आ जाते हैं, ये कॉन्सेप्ट हमें आया बटन का, ये मेजर चीज़ है। ठीक है, मैं पूछ सकता हूँ एग्जाम में यार बटन का ये लेआउट फर्स्ट सेकंड स्टेप और ये थर्ड पूरा कोड हमें जहन में रखना होता है, अंदर फिर हम कुछ भी बना सकते हैं। ठीक है, तो अब हम इसको कह देंगे कि यार ओके, तो अब क्या करते हैं कि फॉर एग्जांपल अब मुझे एक नई एक्टिविटी बनानी है। ठीक है, तो ये तो मेन एक्टिविटी रही, तो मैं आ जाऊँगा फाइल के अंदर और हम न्यू प्रोजेक्ट के अंदर, सॉरी न्यू के अंदर नहीं, यहाँ पे हम आ जाएंगे ऐप के अंदर, फाइल में गए, न्यू में गए,
एक्टिविटी पे गए और एक और एम्प्टी व्यूज एक्टिविटी बना देंगे। ये क्या कर देगा कि विंडो देगा, मुझसे पूछेगा कि यार न्यू एक्टिविटी बनाओ, तो मैं इसका नाम दे देता हूँ न्यू, फॉर एग्जाम्पल NEW एक्टिविटी शहजादे बना दे, और कुछ नहीं करना, सिर्फ नाम देना। तो ये क्या करेगा कि आपकी एक न्यू एक्टिविटी बना देगा। अगेन अब क्योंकि ये नई एक्टिविटी है, ब्लैंक फाइल आई XML की, जावा फाइल आई बैकएंड के लिए, प्रोजेक्ट फोल्डर में आ गए, जावा फाइल आई जावा फोल्डर के अंदर, एक्टिविटी फाइल मिली हमें एक्टिविटी के अंदर और लेआउट फोल्डर के अंदर, रिसोर्सेस उसके अंदर, लेआउट उसके अंदर एक्टिविटी बनी। ठीक है, अब इसके अंदर भी मैं सेम कोई भी और कॉन्सेप्ट कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं इसके अंदर भी यहाँ पे फिलहाल एक सिंपल टेक्स्ट व्यू ड्रैग एंड ड्रॉप किया, लेआउट्स में चले गए, इसको हॉरिजॉन्टली कंस्ट्रेंट करा दिया, वर्टिकली कंस्ट्रेंट करा दिया, इसमें कहा कि न्यू एक्टिविटी हमने ऑप्शन दे दिया। ठीक है, अब आइडिया यह है कि जब मैं इस मेन एक्टिविटी के इस बटन पे जाऊं, इस पर क्लिक करूं तो नई एक्टिविटी लोड हो जाए। तो यहाँ पे मैं आ जाऊंगा, कह दूंगा कि न्यू एक्टिविटी नाम दे दिया। तो ये कोई भी हो सकता है, बटन हो सकता है, इमेज हो सकती है, किसी के ऊपर भी आप क्लिक करके नई एक्टिविटी स्विच कर सकते हो कि यूजर कोई ऑप्शंस करे, लॉगिन पे क्लिक करके फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करे तो एक नई एक्टिविटी ओपन हो जाए। तो हाउ डू वी ओपन अ न्यू एक्टिविटी, एक एक्टिविटी से स्विच करके दूसरे में कैसे जाए, उसके लिए हम इंटेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। दो टाइप के इंटेंट्स हैं, एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट। एक्सप्लिसिट इंटेंट्स वो होते हैं जो कि एंड्रॉइड की आपकी करंट ऐप में से एक एक्सटर्नल ऐप को ओपन करें। फॉर एग्जांपल आप कैमरा खोलना चाह रहे हैं, तो कैमरा ऑलरेडी एंड्रॉइड का है, तो हम एक्सप्लिसिटली कैमरा को कॉल करके लोड करते हैं। यहाँ से आप शेयर करके डेटा फेसबुक भेजना चाह रहे हो, तो वो हम एक्सप्लिसिट इंटेंट कॉल करके एक्सप्लिसिटली डेटा कहीं और भेजते हैं। गूगल मैप्स लोड करना चाह रहे हो, तो गूगल मैप्स एक्चुअली ऑलरेडी API बनी हुई है, तो हम एक्सप्लिसिटली इंटेंट्स के थ्रू उसको उनको कॉल करते हैं। इंटरनली अगर ये मेरी अपनी ऐप है और एक और एक्टिविटी है मेरी ऐप के अंदर, तो हम इंटरनल इंटेंट्स को कॉल करते हैं। ठीक है, तो ये मैंने एक्टिविटी यहाँ बना दी। इस बटन का नाम चेंज कर लेते हैं, बटन चेंज चेंज कर लेते हैं। ठीक है, बटन चेंज आ गया यहाँ पे। अब वापस इसी की जावा फाइल में जाएंगे, सेम प्रोसेस। ठीक है, ये रिमेंबर करना है। फर्स्ट स्टेप, शहजादा बटन बना दिया। ठीक है, बटन CHANG चेंज कर दिया, नाम कोई भी दे दिया। फिर दूसरे स्टेप में फाइंड व्यू बाय ID किया। तीसरे स्टेप में ID डॉट मैं इसको बटन चेंज दे दूंगा, या जब इस बटन चेंज पे क्लिक हो तो क्या हो। ठीक है, अब ये कोड मुझे वहां पे देना है। अब अगेन गेम क्या बैठी, फाइंड व्यू बाय ID किया, बटन उसका नाम दे दिया और बटन ऑब्जेक्ट बना के उसको असाइन कर दिया। ठीक है, जब ये चीज आप कर दोगे तो आपके कोड को असाइन कर देगा। अब इसका मुझे कोड लिखना, तो नीचे आ गए, सेम चीज, बटन चेंज लिखा, डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर फंक्शन बनाया, इसको एक आर्गुमेंट चाहिए न्यू व्यू ऑन क्लिक लिसनर का, तो न्यू व्यू ऑन क्लिक लिसनर का हमने इवेंट बना दिया। ठीक है, ये कोड हमारे पास आ गया। अब इसके अंदर हम इवेंट को चेंज करने के लिए इंटेंट्स का इस्तेमाल करते हैं, इंटेंट्स टू चेंज एक्टिविटीज। ठीक है, या स्विच बिटवीन एक्टिविटीज, जो भी आप लफ्ज कह लो, उसके लिए हमें इंटेंट का इस्तेमाल करते हैं। इंटेंट बनाया, फॉर एग्जाम्पल INTENT इंटेंट, स्मॉल में लिख देते हैं, वेरिएबल नेम कोई भी आ जाएगा, और फिर इसको न्यू इंटेंट का एक जावा का ऑब्जेक्ट बना दिया। अब इसको मुझे क्या चाहिए, इसको मुझे चाहिए फॉर एग्जाम्पल करंट एक्टिविटी, तो उसको हम नाम दे देंगे दिस डॉट, इसको अब क्या चाहिए, इसको आपका करंट एक्टिविटी चाहिए, तो हम दे देंगे मेन एक्टिविटी डॉट दिस। यार इस एक्टिविटी से जाओ, नेक्स्ट एक्टिविटी आपकी कौन सी होगी उसको, तो नेक्स्ट एक्टिविटी हमारे पास क्या होनी चाहिए, न्यू एक्टिविटी, तो हम इसको कह देंगे न्यू एक्टिविटी डॉट क्लास, और बस। ठीक है, इसको दो आर्गुमेंट्स दे दिए कि करंट पैकेज कॉन्टेक्स्ट कौन सा है, करंट मेरी एक्टिविटी कौन सी है, तो मेन एक्टिविटी ये करंट है, और अगली एक्टिविटी कहाँ से जाना, इस एक्टिविटी में से मेन एक्टिविटी न्यू एक्टिविटी में जाने के लिए न्यू एक्टिविटी डॉट क्लास लगाई। यहाँ पे डॉट दिस लगाया, यहाँ पे डॉट क्लास लगाई, क्यों, डॉट दिस का मतलब ये मैं अपनी क्लास करंट को रिफर कर रहा हूँ, जावा का कोड है, दिस मीन्स मैं अपने आप को ही रिफर कर रहा हूँ। क्लास का मतलब ये कि ये एक्स्ट्रा बाइट कोड की फाइल है। हमें पता है कि जावा का कोड जब भी कंपाइल होता है तो बाइट कोड के नतीजे में एक क्लास फाइल बनती है डॉट क्लास करके, जिसके अंदर बाइट कोड होता है। क्योंकि जब प्रोजेक्ट हम रन करेंगे तो पूरे कोड कंपाइल हो जाएगा, तो जावा की फाइल नहीं होती, वो बाइट कोड फाइल हम कॉल करते हैं। यहाँ पे मैं इस एक्स्ट्रा न्यू एक्टिविटी फाइल को कॉल कर रहा हूँ कि जब इसको मैं रन करूंगा, यहाँ पे डॉट जावा की जगह पे न्यू एक्टिविटी डॉट क्लास करके कोड बना होगा, इस वाले कोड को तुमने यहाँ पे लोड करना है। फिर यहाँ पे हम सिंपली कॉल कर देंगे स्टार्ट एक्टिविटी, और फिर अपने इंटेंट का नाम दे देंगे जो यहाँ पे हमने बनाया। ठीक है, स्टार्ट एक्टिविटी एक मेथड है, ये कॉल होता है कि यार अब ये नई एक्टिविटी को आपने स्टार्ट कर देना है।
ठीक है, देखो वहां पे ऑन क्रिएट का मेथड हमने बताया था खुद ही होता है। यहाँ पे अब ये मैन्युअली इसको बता रहे हैं कि अब ये वाली एक्टिविटी को स्टार्ट करना है। ठीक है, तो वो स्टार्ट वाले एक्टिव मेथड को ये कॉल करके उस एक्टिविटी के स्टार्ट को लॉन्च कर देगा। बात समझ में आई? तो ये रहा एक और ऑप्शन कि एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में हम स्विच कैसे करते हैं, उसके लिए इंटेंट्स का इस्तेमाल होता है। यहीं पे तीसरा एक कॉन्सेप्ट हमारे पास आता है टोस्ट का। फॉर एग्जाम्पल मैं एक्टिविटी को स्विच करने के साथ साथ मैसेज भी जनरेट कराना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अब लिख दूंगा मैसेज का। ठीक है, वो मैसेज के लिए हम लिखते हैं TOST टोस्ट डॉट मेक टेक्स्ट, और उस मेक टेक्स्ट को हम कॉन्टेक्स्ट दे देते हैं दिस का, अपना मैसेज दे देते हैं कि न्यू एक्टिविटी LOAD लोडेड। ठीक है, और फिर उसको हम दे देते हैं TOST टोस्ट डॉट लेंथ का, तो लेंथ में फॉर एग्जांपल लॉन्ग कर देता हूँ, डॉट फिर मैं इसको मेथड कर दूंगा शो का। अच्छा, इसमें हम लिख देंगे अपनी करंट एक्टिविटी का नाम, तो मेन एक्टिविटी डॉट दिस। ठीक है, ताकि यार खत्म हो जाए, सिर्फ दिस नहीं, उसको मुझे बताना है कि यार करंट जो मेरी एक्टिविटी है मेन एक्टिविटी, इसी के अंदर मैसेज दिखाना है, डॉट दिस कर दिया। और फिर हम इसको कह देंगे मैसेज, जो भी आप मैसेज दिखाना चाह रहे हो, टोस्ट डॉट लेंथ, लेंथ लॉन्ग कैपिटल में आएगा, लेंथ लॉन्ग आएगा या लेंथ शॉर्ट आएगा, दोनों में से कुछ आ सकता है। शॉर्ट आएगा तो 2 सेकंड के लिए मैसेज आके डिस्प्ले हो जाएगा, लॉन्ग आता है तो शायद 4 सेकंड्स के लिए मैसेज डिस्प्ले रहता है, खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद डॉट शो का मेथड आएगा। तो ये बेसिकली टोस्ट डॉट मेक टेक्स्ट का एक सिंटेक्स है, जिसके तहत ये होगा कि जब भी आप बटन पे क्लिक करोगे तो आपको मैसेज आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप एक और गेम भी कर सकते हैं कि हम वापस मेन एक्टिविटी में आ जाते हैं और ये वाला आ गया, जिसको मैं ना देता हूँ शो मैसेज करके ना, शो SHOW, शो MESSAG मैसेज, और इसका भी नाम दे दिया बटन MESSAG मैसेज। तो वही सेम गेम अब हम दोबारा करेंगे। इसको रिफैक्टर कर दिया, जावा में चले गए, फिर मैंने बटन बनाया। ठीक है, अब ये कोड आप बार बार लिख रहा हूँ तो आपको बात समझ में आ जानी चाहिए कि यार हम कैसे हो रहा है और क्यों हो रहा है। ठीक है, बटन MESSAG मैसेज, क्योंकि ये कॉमन चीज़ें हमें पता भी होनी चाहिए और हम पूछते भी रहते हैं एग्जाम वगैरह में। तो .id डॉट बटन हमारे पास मैसेज आ जाएगा, सेम चीज़ आ गई। तो दोबारा बटन को हमने रीड कराया, इक्वल लगा दिया सॉरी, और फिर नीचे आ जाएंगे, मैं यहाँ पे कह दूंगा यार बटन मैसेज डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर, इसके आर्ग्यूमेंट में न्यू व्यू ऑन क्लिक लिसनर करके हमारे पास न्यू व्यू ऑन क्लिक लिसनर करके हमारे पास कोड आ जाएगा। व्यू डॉट ऑन क्लिक लिसनर ब्रैकेट स्टॉप ब्रैकेट क्लोज ब्लॉक स्टॉप ब्लॉक क्लोज, उसके अंदर पब्लिक वाइड ऑन क्लिक का इवेंट आ जाएगा। यहाँ पे आने के बाद मैं वापस ये लिख दूंगा भजन टोस्ट शो करो डॉट, इसके अंदर मेक टेक्स्ट एक मेथड कॉल होता है, टोस्ट क्लास का नाम है, मैं पॉपअप मैसेज शो करने के लिए। मेक टेस्ट उसका मेथड है, उसको हम दे देते हैं कि यार मेन एक्टिविटी, करंट जो मेरी मेन एक्टिविटी है डॉट दिस, इस एक्टिविटी में न्यू मैसेज TOST टोस्ट CLIC क्लिक, कोई भी मैसेज आप टाइप कर दो, और फिर TOST टोस्ट दोबारा डॉट, अब लेंथ, तो अब देखो लेंथ एक तो लॉन्ग भी आ रही है, दूसरी शॉर्ट भी आ रही है, आपकी मर्जी आप कौन सी दे दो। तो लॉन्ग दे दोगे तो थोड़ा 2 सेकंड के लिए ज्यादा रहता है, लेकिन यहीं पे खत्म नहीं करना, ब्रैकेट क्लोज करने के बाद जहाँ पे मेक टेक्स्ट का पूरा ब्रैकेट क्लोज हुआ, फिर डॉट शो करके एक और मेथड आ जाएगा जो एक शो करेगा। तो जब आप इस बटन पे क्लिक करोगे ये छोटा मैसेज हमारे पास शो हो जाएगा। ठीक है, Ctrl+S इफ एवरीथिंग इज ओके, तो ये सेटअप हो गया। तो ये रहा इंटेंट्स का, ये रहा हमारे पास टोस्ट का, कुछ बेसिक चीजें हम कर लेते हैं। तो अब इसको थोड़ा रन करके देख लेते हैं कि यार ये सेटअप कैसे हमारे पास रन हो रहा है। इमेजेस वाला प्रॉब्लम मेरे पास सॉल्व नहीं हुआ, इमेजेस यूजली लोड हो जानी चाहिए थी समहाउ, एंड्रॉइड कभी कभी प्रॉब्लम कर देता, तो मेरे पास इमेजेस लोड नहीं हो, इस वजह से ये UI थोड़ी सी हमारे पास खराब हुई। बहरहाल कंटेंट पे गए तो कंटेंट आया, शो मैसेज पे क्लिक किया तो देखो ये रहा टोस्ट मैसेज हमारे पास क्लिक का आ गया, लॉन्ग किया हुआ है तो ये तकरीबन 5 सेकंड के लिए डिस्प्ले है, जितनी दफा आप क्लिक करोगे उतनी दफा ये मैसेज आपको डिस्प्ले हो जाएगा। ये टोस्ट इस वजह से आ रहा है, टोस्ट मैसेज इसको हम कहते हैं। न्यू एक्टिविटी पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास देखो न्यू एक्टिविटी भी आई, नीचे मैसेज भी आ गया कि न्यू एक्टिविटी शो हो गई। ठीक है, यहीं से फिर बैक करेंगे तो वापस मेरी मेन एक्टिविटी, अगेन एंड्रॉइड में बैक का बटन है तो आप बैक का बटन ऐड भी कर सकते हो तो उससे भी आ जाएगा। तो ये था बेसिक ओवरव्यू, बेसिक शॉर्ट क्रैश कोर्स ऑफ हाउ वी डू थिंग्स इन एंड्रॉइड। क्विक रिवीजन के तौर पे, क्विक चीज़ों के तौर पे, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं अभी भी। अगेन एंड्रॉइड एक ऐसी चीज़ है, हमने 14 हफ्ते पढ़ी, उसमें बहुत सारी चीज़ें तमाम कवर करना एक ही वीडियो में पॉसिबल नहीं है। थोड़ा सा आइडिया देने के लिए अगली वीडियो भी आएगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक, तो इसमें तो कुछ और चीज़ों को हम कवर करेंगे। तब तक के लिए मुझे कमेंट्स करो ज़रूर, प्लीज़ बताओ क्या चीज़ समझ में आई क्या नहीं आई, वीडियो अच्छी लगी नहीं लगी बुरी लगी, ये ऐसे ही एक्चुअली थोड़ा सा स्टूडेंट्स की बहुत डिमांड थी रिवीजन के तौर पे, तो फिर बना दें। ठीक है, अगर आपको अच्छी लगी तो बहुत अच्छी बात, नहीं लगी उम्मीद है कि थोड़ी बहुत हेल्पफुल हो जाएगी। मैं नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा सा और डिटेल में और स्लो ब्रेक डाउन करके चीज़ें बताने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।